एनिमेशन दिख रहा है हमारे टीवी। भाई ये जो एनिमेशन भाई इंडिया में चल रहा है, तो भाई ये जो बिलबोर्ड अभी आप देख रहे हो, ये मैंने एक स्कूल क्लाइंट सैंपल बनवाने के लिए भी बोलते हैं उस तो सैंपल बना के देना चाहिए कि आप अगर बना के देते हो अच्छे वे में तो वो इम्प्रेस हो के आपसे काम ले सकता है। वैसे एज अ डिज़ाइनर मुझे शोभा नहीं देता ये पूछना, बट जिस टाइप की एड्स आप बना रहे हो ऐसी बहुत लोगों ने एआई से भी बना के अपलोड की हुई थी। कंपैरेटिवली रिजल्ट ज़्यादा आता है इनका, या क्या कारण है? अभी भी अगर मेरे पेज पे आप जितने भी सीजे ऐड देखोगे सब गुम है। तो आपको क्लैरिटी थी कि क्लाइंट कहाँ से आएंगे? अगर सच बताओ तो बस। और क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं अभी सारे? जो बताया एजेंसी के साथ काम किया, अब उस एजेंसी के लिए हमने इतना अच्छा काम कर दिया कि वो एजेंसी अब हमारे पास आता है। सोशल मीडिया कब क्रैक किया वैसे? थोड़ा सा आपको अपना पास्ट बताऊं तो मेरे यूट्यूब पे 3 लाख फॉलोअर्स थे स्कूल टाइम में। तब क्या कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे? बहुत ही वाहियात कंटेंट बोल सकते हैं। मैंने सबसे पहला वर्ड अगर गूगल कुछ किया था, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ये भी था मोस्ट सर्च। वैसे रिकमेंड करते हो इंस्टाग्राम स्टार्ट करना चाहिए एक डिजाइनर को? सोशल मीडिया तो बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम क्लाइंट्स सोशल मीडिया और आपको क्या दे सकता है? ब्रांड कोलैबोरेशन के पैसे एक अलग बन रहे हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा। कितना चार्ज किया मैक्सिमम एक ब्रांड कोलैब का? जो भी सोच रहे हैं सब कुछ पॉसिबल है। अभी क्या रोड मैप होना चाहिए डिजाइनर के लिए? थोड़ा सा डर तो हो गया एआई के आने से, बट एआई कितना भी कुछ आ जाए, अगर आपको थोड़ा सेल्स का नॉलेज हो जाए तो आप कुछ भी बेच के आ जाओगे। आज एक क्लाइंट को ब्रांडिंग के ऊपर पैसा स्पेंड करना चाहिए, लोगों के ऊपर स्पेशली स्पेंड करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, वैसे फ्रीलांस करके ज़्यादा मज़ा आ रहा था या अब एजेंसी के बाद ज़्यादा मज़ा आ रहा है? अभी मज़ा आ रहा है। एक फ्रीलांस डिज़ाइनर मैक्सिमम कितने पैसे कमा सकता है मंथली? पॉसिबल है, उससे ज़्यादा करना है तो फिर आप अकेले कर ही नहीं पाओगे। एजेंसी में जब कोई डिज़ाइनर जॉब अप्लाई करता है तो वो लोग डिग्री को इम्पोर्टेंस देते हैं? एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जब मैं किसी और ग्राफिक डिज़ाइनर से मिलती हूँ तो काफ़ी अलग वाइब होती है, बिकॉज काफ़ी थॉट्स एक्सचेंज होते हैं इंडस्ट्री के बारे में, हमें भी कुछ नया पता चलता है, प्लस एक रियल कॉन्वर्सेशन होती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, CGI एड्स एक्सपर्ट एंड प्रिंट डिज़ाइनर, एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है। हमने डिटेल में डिस्कस किया कि AI कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो AI को कैसे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। अगर क्लाइंट आके आपको बोलता है कि ये AI से हो जाएगा, देन आपको क्या करना है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है, देयर इज़ अ रोड मैप फॉर यू। एंड जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं एक पर्सन के माइंड में जब वो डिज़ाइनिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो वो सब हमने कोशिश की है कि हम इस एपिसोड में कवर अप करें। सो प्लीज़ वेलकम अ वेरी गुड ग्राफिक डिज़ाइनर एंड कंटेंट क्रिएटर रवि रंजन सिंह। रवि रंजन, आपको रवि रंजन ही बुलाते हैं सब? रवि बोलते हैं घर पे, तो ऐसे सानू नाम है। शालू? सानू ओके। और रवि बोलते हैं ऐसे तो सारे। ओके, शालू सानू पॉडकास्ट हुआ। सानू पॉडकास्ट। नाइस। रवि, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, आप मेरे पास सबसे पहले आपकी रील आई थी वो जोमेटो वाली, ओके, जो आपने वो एक डिब्बा निकलता है, तब मैंने गणेश चतुर्थी पे बनाया था वो। तो वो फिर मैंने आपकी प्रोफाइल डिस्कवर की। मेरे को भी लगता है शायद वही आई थी मेरे सामने, क्योंकि CGI वो मतलब बहुत स्टार्टिंग डेज में जब हमारा वायरल, अगर आप बोलोगे फर्स्ट वायरल वीडियो सोशल मीडिया पे अगर वायरल होने का जो जर्नी था वो CGI उसी वीडियो से हुआ था। उसी वीडियो से हाँ, उससे पहले 1-2 और जा रहा था, बट प्रॉपर इस पे लाख मिलियंस तक गए थे शायद। उस पे पहला मिलियन वाला वीडियो हमारा वही था, और उससे हमें काफ़ी क्लाइंट्स भी आए थे CGI के क्लाइंट्स, क्योंकि इंडियन मार्केट में वो CGI उस टाइम कोई कर नहीं रहा था इतना, और हम काफ़ी दुबई में बहुत सारे एजेंसी थे, उससे इंस्पायर होकर कुछ चलो नया करते हैं। तो इस वे में हमने वो डाला था वीडियो। अभी मोस्टली CGI का ही करते हो आप? नहीं, हमारा मिक्स है। मेन तो ऐसे ब्रांडिंग है जिसमें हम ब्रांड आइडेंटिटी बनाते हैं, और दूसरा CGI हो गया, तीसरा सोशल मीडिया भी करते हैं हम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। बट जो मेन सर्विसेज है वो हमारा CGI प्लस ब्रांडिंग है। ओके। तो ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन में काफ़ी हमने, मतलब अगर साल का देखोगे तो 200-300 प्रोजेक्ट डिलीवर किया है ब्रांड आइडेंटिटी का। अच्छा, 200-300 प्रोजेक्ट? हाँ, तो ये मेन सर्विस है मेरा। Okay. और CGI तो प्रोजेक्ट आता रहता है। और इस टाइप की एड्स यूज कहाँ पे करते हैं ब्रांड? जैसे अपने वर्लपूल की बनाई है एक, ये सारे सोशल मीडिया पे वो एड्स चलाते हैं,
पेड ऐड चलता है बेसिकली, ओके। क्योंकि एक तरह से ये हुक हो गया ब्रांड के लिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल ऐड तो सब कर रहा है, बट CGI में क्या है कि थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब जैसे मैंने गणेश चतुर्थी पे बनाया था उनके लिए, उसमें से क्या हो रहा था, हमने कॉपी लिखा था प्रसाद चाहिए तो जोमेटो है ना, और प्रसाद उस बिलबोर्ड से बाहर आ रहा बाहर था, आ रहा था। तो ऐसा तो कोई कर नहीं रहा था उस टाइम। तो एक हुक हो गया कि यहाँ से तो ये वायरल होना ही है। तो सारे ब्रांड्स बीच में ऐसे कुछ मेरे लिए भी बना दो, कुछ मेरे लिए भी बना दो, ऐसे करके हमारे पास काफ़ी ब्रांड आया, वर्लपूल आया, ओके। कुछ रियल एस्टेट के भी आए, जिनके लिए अभी हमने हाल फिलहाल दुर्गा पूजा पे भी बनाया था। एक रियल एस्टेट था श्री डिवाइन ग्रुप, उनके लिए हमने बनाया था। और भी काफ़ी मतलब रियल एस्टेट के लिए हमें ATS आपने सुना होगा, काफ़ी बड़ा बिल्डर है, तो इनके लिए भी हमने पूरा एक मतलब CGI कैंप बनाया था, जिसमें उनका एक प्रोजेक्ट था जिसमें वो दिखा रहे थे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे रिटेलर था, ऊपर उनका ऑफिसेज था, उसके ऊपर फिर घर था, तो एक लिफ्ट से वो सारा कनेक्टेड है, तो उसको लिफ्ट को हमने CGI में बनाया था। तो वो ब्रांड को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, और फिर हमने उस प्रोजेक्ट को एक बॉक्स में रख के अनबॉक्स किया था, हमारे पेज पे है, तो वो भी वायरल गया था, 1 मिलियन प्लस व्यू उस पे भी थे। अच्छा, मेरे को ना यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। एक तो ये कि क्या बोलते हैं, जैसे हम स्टैटिक ग्राफिक्स जब क्लाइंट्स को बना के देते हैं पर्सनली, क्योंकि आपको पता है हम भी डिजाइनर है ना, ज़्यादा ऑडियंस को भी पता होगा हम डिजाइनर है, तो क्लाइंट इतना ज़्यादा पैसा नहीं देता है, तो इस चीज़ के लिए कैसे कन्विंस करते हो कि मतलब इतना पैसा स्पेंड कर ले, क्योंकि ऐड ही बना रहे हैं ना एक तरीके से, तो नहीं, हम उनको कंपेयर दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहीं कोई और डिजाइनर से बनवा रहा है, तो हम ट्राई करते हैं सबसे पहले उनके लिए एक हम बना के लेके जाए उनके पास पिच, प्रॉपर पिच करते हैं हम कि जो डिज़ाइन बना हुआ है उससे बेटर वे में कैसे आपका कम्युनिकेशन जा सकता है आपके टारगेटेड ऑडियंस तक। तो उस चीज़ का हम एक बहुत ही सिंपल क्लीन डिज़ाइन, मतलब वो पर्सनली मैं ही डिज़ाइन करता हूँ, हमारे पास पूरा टीम है, ठीक है, बट जहाँ पे कैंप का बात आ गया, वो पूरा कैंप मैं प्लान करके देता हूँ ब्रांड को, एक कि क्या होगा उसके पीछे रिसर्च, जिससे आपका ब्रांड जो अभी आप कर रहे हो उससे बेटर रिजल्ट कैसे आएगा, उसको काफ़ी रिसर्च करते हैं हम टीम के साथ मिलके, फिर वो देते हैं। तो डेफिनेटली ब्रांड उस चीज़ को देखता है कि अच्छा जो हम ये कर रहे हैं उससे तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, एक बार ये भी करके देखते हैं, ये भी टेस्टिंग, तो उससे रिजल्ट आता है, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन ईजी कर दिया है, डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ही कम रख के भी उनका कम्युनिकेशन किया जा सकता है, तो वो चीज़ दिखाने पे वो पैसे देने को रेडी हो जाता है। और ये आपके पास आया कहाँ से कि यार मैं ये इस तरीके से पिच डेक बना के आपको अब जैसे ये पिच करूं? ये फ़ायदा हुआ मुझे जॉब से। जब मैं जॉब करता था तो वहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, काम तो एट एंड सारे डिज़ाइनर कर रहा है, बट वहाँ पे सेल्स टीम अलग है, पिचिंग टीम अलग है, तो सबका काम होता था। जैसे फॉर एग्जांपल वर्लपूल बहुत बड़ा क्लाइंट है, अब उसको अचीव करने के लिए अगर मैं पर्सनली चला जाऊँ कि वो क्लाइंट आ जाए मेरे पास, तो नहीं आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल कर ही नहीं सकता है उस चीज़ को। तो इसके लिए क्या होता है, प्रॉपर डेक बनता है। जैसे वर्लपूल किसी एजेंसी के साथ काम कर रहा था, जब हम जिस एजेंसी में जॉब कर रहे थे उस टाइम नहीं था, तो उसको पिच बनाने के लिए कि वर्लपूल को के लिए क्या कर सकते हैं हम बेस्ट, तो उसके लिए हम डिज़ाइन बनाते थे, सारे आर्ट डायरेक्टर होते थे वहाँ पे, विजुअलाइजर होता था, मतलब ऐसे तो हम जब इंडिविजुअल काम करते हैं तो सब कुछ हमें करना पड़ता है, बट एज अ टीम जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे प्रॉपर एक टीम होता है, सबका अलग अलग रोल है। मैं मतलब विजुअलाइज भी मैं नहीं करूँगा, उसके लिए एक विजुअलाइजर वहाँ पे बैठा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट देगा मुझे, उसके बाद फिर वो डिज़ाइन बनता था। तो इस वे में कुछ अलग ही बन के निकल के आता था। अब ब्रांड के पास हम फिर वो डेक लेके जाते थे। अब सेम कॉन्सेप्ट को फिर मैंने अपने इंडिविजुअल में भी लगाना स्टार्ट किया, और इससे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ था। और कभी ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ कि मतलब आपने पिच डेक पे इतनी मेहनत कर दी और क्लाइंट ने बोला कि भाई ये होता है वही, जब विजन मैच नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो 3rd जनरेशन वाले लोग हैं, जैसे कि कुछ हमारे पास क्लाइंट आए हैं जिनका अभी 5th जनरेशन उनके हैंड ओवर कर रहा है, मतलब जो उनका न्यू जनरेशन है, बिजनेस है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो नए का विजन तो हमारे से मैच हो जा रहा है, हम मॉडर्न डिज़ाइन ट्रेंड के हिसाब से उनको बना के दे रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। ऐसा एक एग्जांपल था, पता नहीं यहाँ पे नाम बताना सही होगा कि नहीं, एक जूली ब्रांड था बहुत बड़ा, ठीक है, हमने बहुत समय तक उनके लिए काम किया, पैसे भी अच्छे मिल रहे थे हमें, अप्रॉक्स 3 लाख का रिटेनर था वो हमारा, हम उनको मॉडर्न वे में रील्स बना के दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उनके बेटे को सब कुछ समझ में आ रहा था, बट उनके जो फादर थे और फादर के भी जो फ्रेंड्स थे उनको नहीं समझ में आ रहा था, उनको नहीं समझ में आ रहा था। इस चक्कर में बस वो क्लाइंट हमसे गया कि, और उनके बेटे का ये कहना था हम आपके काम से बहुत खुश हैं, बट उनके फादर की वजह से वो क्लाइंट हमसे चला गया था। तो ये होता है, कई बार होता है ये चीज़ें, बट क्या कर सकते हैं। और वैसे पिच डेक ऐसे वेस्ट भी जाता है? गया है, बहुत बार तो गया है। जैसे स्टार्टिंग डेज में तो हमने बहुत पिच बना के दिया है, बट अब तो चलो इंस्टाग्राम से हमें आ जाता है काम, बट स्टार्टिंग डेज में तो हम पिच वाला ही पूरा प्रोसेस करते थे, तो बहुत क्लाइंट को समझ में नहीं आता था, तो उस वे में चला जाता था हमारा। बट वही है कि आप जैसे 10 लोगों को पिच कर रहे हो सेम वे में डेक बना के, उसमें से 3-4 तो पक्का कन्वर्ट हो जाता है। और ये चीज़ ये सारा जो टर्म्स था मुझे एजेंसी से पता चला, जॉब से, कि जॉब में रह के अच्छा ऐसे होता है हर चीज़। तो जॉब का भी कुछ अपना फ़ायदा है। तो 3 साल जो एक्सपीरियंस उधर मिला, वो उस चीज़ को अब हम अपने। अच्छा चलो, आपने एजेंसी से ये चीज़ तो सीखी, पिच डेक बना के पिच डेक भेजना चाहिए।
अब जनरली इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स जो होते हैं जो स्टार्ट करते हैं जर्नी को, उनसे क्लाइंट सैंपल बनवाने के लिए भी बोलते हैं तो सैंपल बना के देना चाहिए। डिपेंड करता है क्लाइंट कैसा है। अगर कोई जैसे अब न्यू कमर है मार्केट में, एकदम से फ्रेश ब्रांड है, उनके लिए आप सैंपल बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करा रहा है, आपसे टाइम वेस्ट कराएगा। लेकिन जो ब्रांड एग्जिस्टिंग है उस केस में क्या होता है कि जो उनका ऑलरेडी पेज चल रहा है, जो नया ब्रांड होता है वो पेज फॉर एग्जांपल स्टार्ट करके रखा हुआ है बट अच्छा कंटेंट नहीं है, तो उसको रिप्लेस करके आप अगर बना के देते हो अच्छे वे में, तो वो इम्प्रेस होकर आपसे काम ले सकता है। ओके, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। आपने बताया कि CGI ऐड आप बना के दे रहे थे वर्लपुल कंपनी को, मुझे ये भी जानना था कि वो डायरेक्ट हमारे पास नहीं आया था। नहीं, XYZ कंपनी को, जोमेटो को भी है ना, तो शालू ने जैसे पूछा ये CGI ऐड यूज कहाँ होती है, आपने बताया ऐड कैंपेन के लिए यूज होती है। तो ऐड कैंपेन पे स्टैटिक कैंपेन भी चलते हैं, स्टैटिक भी चलते हैं, ग्रेजुअल्स भी चलते हैं, ये भी चलते हैं। कंपैरेटिवली रिजल्ट ज्यादा आता है इनका, या क्या कारण है? मतलब रिजल्ट ज्यादा आता है इस पे, ऑर्गेनिक भी आ जाता है बेसिकली। कई बार CJ अगर आप देखोगे तो नॉर्मल उस पे इंस्टाग्राम पे भी वो बूस्ट कर जा रहा था उस टाइम जब चल रहा था वो ट्रेंड स्टार्टिंग में। अभी भी अगर मेरे पेज पे आप जितने भी CJ ऐड देखोगे सब बूम है, बट जो नॉर्मल स्टैटिक पोस्ट अगर मैंने कुछ भी डाला हुआ है उस पर कुछ रीच नहीं है। तो ब्रांड को हम इस वे में मैनिपुलेट करते थे। मैनिपुलेट क्या मतलब, हम उनको दिखाते थे और सच में रिजल्ट भी आता था कि अगर आप स्टैटिक पोस्ट डाल रहे हो, आप 10 स्टैटिक पोस्ट के बीच में एक CJ करके देखो, इससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और सही में होता था ये चीज़ कि हाँ ये कुछ एक यूनिक अगर कुछ बीच में ऐड आ जाए तो डेफिनेटली उस पर इंस्टाग्राम भी प्रमोट करता था। तो कंपैरेटिवली अगर आज जो बंदा स्टैटिक एड्स चला रहा है, हाँ, अगर वो इसको ट्राई करे तो रिजल्ट बेटर तो हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड का स्कोप होता है मंथली 10 पोस्ट 5 रील, तो 5 रील में हम ब्रांड को सजेस्ट करते हैं 2 तो हमसे CJ कराओ आप। और उसका हमें भी फायदा हो जाता है। 2 अगर 3D ऐड जा रहा है तो हम रिटेनर बढ़ा देते हैं कि इसमें पैसे बढ़ेंगे आपके। और मिनिमम जो CJ ऐड स्टार्ट होता है 50,000 से है। ओके, एक ऐड का, एक रील का। ठीक है, ये मिनिमम बता रहा हूँ। अगर सूट कर रहे हैं तो लाखों में जाता है। आप कह रहे हो उस टाइम पे बहुत ट्रेंड में था, ये था भी कि हर ऐसे बड़ी सी बिल्डिंग से कुछ आ रहा है। दुबई के बहुत सारे एजेंसी एक वर्टेक्स CJ करके है, अगर आप उनका चार्जेस सुनोगे एक CJ ऐड का वो 30 लाख चार्ज कर रहे हैं दुबई में। तभी वो एयर अराबिया बीच में हमारे पास एक आया था। मैं सच बताऊं, मुझे भी अभी ऐसा ही लग रहा है कि आप 50,000 कैसे कर रहे थे इस चीज को। मैं वो स्टार्टिंग हुआ था, मतलब हमारा जब स्टार्टिंग डेज का, अभी नहीं है हमारा 50। अभी कितना हाईएस्ट, अभी तो 3 लाख 4 लाख तक भी हम गए हैं। बिल्कुल, जो रियल एस्टेट का है उतना तो वो दे देते हैं। बट जो मिनिमम जो हमारा स्टार्टिंग डेज था जब हमें CJ का बस नॉलेज हुआ था कि अच्छा इसमें भी हम काम करके पैसे कमा सकते हैं। अब इंडिविजुअल अगर आप देखोगे तो हमें स्टैटिक पोस्ट का इतना नहीं मिलता था, ठीक है, बट एक रील बना के हम दिन रात लगा देते थे। मैं और जो मेरा पार्टनर था, बेसिकली 3D का काम मेरा सब कुछ नहीं था, राहुल देखता था। हम दोनों ने कॉलेज छोड़ा, पहले मैंने जॉब छोड़ा, फिर राहुल ने जॉब छोड़ा, फिर हम मिलके एक साथ, मेरा आर्ट डायरेक्शन में था, मेरा माइंडसेट बहुत तगड़ा, राहुल का 3D आर्टिस्ट था, वो दोनों मिलके फिर हमने ऐसे स्टार्ट किया था। तो दिन रात करके हमने स्टार्टिंग डेज में वो किया और उससे रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। फिर हमें पता चला मार्केट में रेट एक CJ का 30 लाख तक है। बट इंडियन मार्केट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई देने को रेडी नहीं है। उनको समझ में अभी नॉलेज नहीं है कि इससे ऑर्गेनिक रीच आ सकता है। पैसे जो हम ऐड में लगाएंगे उससे अच्छा एक ऐड बनाने में लगा दो, ऑर्गेनिक तो आना ही है, ऑर्गेनिक का फायदा अलग है। तो इस वे में हम मतलब हमने स्टार्ट किया, बट अब जाके अच्छा आने लगा। वैसे एज अ डिजाइनर मुझे शोभा नहीं देता ये पूछना, बट जिस टाइप की एड्स आप बना रहे हो, ऐसी बहुत लोगों ने AI से भी बना के अपलोड की हुई थी। नहीं, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। वैसे जैसे फॉर एग्जांपल AI बेस्ड जो CJ ऐड बन रहा है वो इतना क्लीन नहीं है, क्रिस्प नहीं है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो वाला आपने देखा था, अगर सेम अगर मैं AI से बनाने जाऊँ तो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने रियल लाइफ में क्या किया है उसको, जैसे वहाँ पे जाके शूट किया है प्रॉपर टनल के ऊपर, वो हमने बिलबोर्ड पे बनाया था वो ऐड, तो वहाँ पे हमने जाके शूट किया उस वीडियो को, फिर उस वीडियो को 3D सॉफ्टवेयर में जाके ट्रैक करके फिर हमने वो CJ बनाया था। तो अब तो हमारा पूरा प्रोसेस हो गया है। वही अगेन कंपनी में जॉब करने का फ़ायदा, हम स्केच बना लेते हैं, क्योंकि जब 3D में आप काम कर रहे हो तो चेंजिंग का तो कोई चांसेस नहीं है। चेंजिंग मतलब सीधा 1 सप्ताह बढ़ जाना, क्योंकि रेंडरिंग प्रोसेस में हमारा सिस्टम ऐसे ही कंज्यूम रहता है, तो हम नहीं चाहते चेंज हो। इसके लिए हम फ्रेम बाय फ्रेम उनको ड्रॉ करके दे देते हैं, फिर वो अप्रूवल के बाद ही हम 3D करते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस से हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। और ये सारा प्रोसेस मुझे जॉब से पता चला था, और अभी इसी चीज़ को मैं अपने कंपनी में काम कर रहा हूँ ऐसी वे में। नाइस। और AI वैसे हेल्पफुल तो हुआ होगा आने के बाद? AI रिसर्च में हेल्पफुल हो गया है। जैसे अब हमें ब्रांड्स के लिए पहले बहुत ज़्यादा टीम का जरूरत पड़ता था किसी भी चीज़ में रिसर्च करने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा AI जॉब खाया है बहुत लोगों का, कॉपी राइटर का, कंटेंट राइटर का, कि अब हम खुद भी रिसर्च कर लेते हैं इतना तो, कि चलो इस ब्रांड के लिए क्या कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो नहीं, वैसे चीज़ें ईजी हुई हैं जैसे, क्योंकि बिकॉज अभी देखा है मैंने, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ रील्स देखी हैं ऐसे, चारों साइड की फोटो या सिंगल साइड की फोटो लेके डाली और पूरा मॉडल बन जा रहा है।
इस चीज़ में हमें काफ़ी ये से हेल्प मिला है। जैसे कि हमें पहले 3D मॉडल, किसी भी चीज़ का मॉडल अगर करना है तो प्रॉपर 3D आर्टिस्ट चाहिए Right, होता था, लेकिन right. अब ऐसा नहीं है। अब कुछ ऐप्स भी हैं, पेड ऐप है, लेकिन है। उसके थ्रू हम 3D मॉडल छोटे मोटे प्रोडक्ट का बना सकते हैं। तो अच्छा, वैसे जनरली जैसे हम 3D बैकग्राउंड से भी थे, हाँ बट हमने 3D परस्यू नहीं किया ज़्यादा, हाँ, तो क्लासी रिजल्ट आ रहे हैं वैसे जनरली? अच्छा आ जाता है। थोड़ा बहुत उसको रीटच करना पड़ता है ले जाके फिर सॉफ्टवेयर में, बट रिजल्ट आ जाता है। इससे पहले क्या था, जब AI नहीं था उस टाइम 3D स्कैनर आता था, बहुत ही कॉस्टली होता था। 50,000 60,000 के स्कैनर, छोटे प्रोडक्ट को स्कैन करके आप 3D में बना सकते थे। ओके। बट AI के आने से वो ईजी हो गया है, अब बन जा रहा है। फोटो 4 डायरेक्शन का लेके आप बोलोगे तो उससे भी बन जाता है। वो सब भी इसमें मेंटेन रहता है, लो पॉली, हाई लो पॉली? पॉली वो काफ़ी लो पॉली में ही होता है वैसे तो, जो अच्छा। AI से हो रहा है। उसको थोड़ा सा तो, अगर आपको 3D का नॉलेज है तभी आप कर पाओगे वो चीज़ तो आपको रीटच तो करना पड़ेगा। परफेक्ट रिजल्ट तो नहीं आ रहा है अभी AI से, रीटच करना पड़ता है। और OBJ फाइल दे रहे हैं प्रॉपर? हाँ, वो तो OBJ ही मिल रहा है उस पे। नाइस यार, बाकी फिर आपको जो चाहिए कर लो कन्वर्ट। और मुझे याद ही आ गया सारा, ट्रायंगल्स College ही day। होने चाहिए, क्वाड्स हाँ। होने चाहिए, वो सब। अभी हमने वैसे इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट 3D में तो नहीं है, तो हमने हमारे पास Manually प्रॉपर करते हो। 3D आर्टिस्ट है जो मॉडलिंग ही करवाते हैं हम। जैसे अभी ये सियारा वाला ट्रेंड चल रहा था, तो हमने भी सोचा कि चलो, क्योंकि इसका मॉडल अभी फ्री कहीं पे भी है नहीं, स्केचफैब या कहीं पे भी नहीं ठीक है, है। तो हमने एक आर्टिस्ट को भी दिया हुआ था कि आप पूरा उसका एक मॉडल करके दो हमें। हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो PPF बनाते हैं, लेमिनेशन कार्टिलेज होता है, तो उनको भी चाहिए था कि भाई सियारा चल रहा है ट्रेंड में, तो हमें उसका मॉडल चाहिए, तो हमने ब्रांड से पैसा लिया और अपना भी काम करवा लिया। ऐसे करके हमारा थोड़ा मिक्स हो जाता है, तो बेनिफिट है क्योंकि इन हाउस टीम है हमारे पास, तो वो हमारे पर्सनल रील में भी काम आ जाता है। 3D का जितना भी अब जो CJ मेरे पेज पे आता है वो सारा हमारा टीम करता है। स्टार्टिंग में मैं और राहुल मिलकर करते थे, सब 2 लोग ही थे। अब तो हमारे पास पूरा टीम है, तो उनसे ही करवा लेते हैं सारा काम। बट अच्छा काम है आपका, वेरी गुड। थैंक यू। टाटा सियारा का नाम ले दिया, मुझे लग रहा है पॉडकास्ट हाँ, भी ये चल जाएगा। पॉडकास्ट पता नहीं क्या एल्गोरिथम ने उसको करा ऐसे ना। तो हाँ, इंस्टाग्राम का है, यूट्यूब को तो नहीं पता, बट हाँ टाटा सियारा के नाम पे तो सब चल रहा था। ऐसी रील आ गया कि भाई मैं अभी रील बना रहा हूँ, ऊपर सिर्फ टाटा सियारा बोलूंगा, फिर देखना क्या होगा। ये अभी टाटा सियारा बोल के हमने भी सोचा कि चलो हमारा भी एक सियारा वाला CJ रील वायरल हो जाए। अभी ना इसके अंदर ना ग्रोथ हैक के लिए ना कोई कई अलग अलग लेवल की चीजें चल रही है। कोई एक्सपेरिमेंट तो करते रहना चाहिए। ये वीडियो मैं रात को 12 बजे अपलोड कर रहा हूँ, अगर ये 24 दिसंबर तक आप तक पहुंच गई और जा रहा है, ये रील वायरल हो रहा है, ऐसा भी देखा हमने इंस्टाग्राम पे काफी, कि ऐसा बोल के जा रहा है, रात को मैं देख रहा हूँ और सच में इस पे 2 लाख लाइक है सेम रील पे, कि ये क्या हो रहा है। जब आपने जॉब छोड़ी तब आपको क्लैरिटी थी कि क्लाइंट कहाँ से आएंगे? नहीं, बहुत हमारा जॉब तो बहुत ही मतलब बुरे हाल में छूटा था। अगर सच बताओ तो मेरे अकाउंट में अप्रॉक्स 50,000 रुपीज़ थे बस। ओके। बट इतना था कि कुछ क्लाइंट बेस हमने बना लिया था रिटेनर, जिससे हमारा घर चल जाता, बट रिस्क था। लेकिन वही जो मेरा पार्टनर है मोटिवेट कर रहा था, भाई छोड़ दे, देखा जाएगा। राहुल छोड़ दे, देखा जाएगा, छोड़ तो सही, कर लेंगे, मिलके कर लेंगे। मेरा सैलरी अच्छा खासा था, 1 लाख मुझे मिल रहा था। ओके। तो मैं छोड़ने से पहले डर रहा था, और जैसे ही मैंने नोटिस डाला सीधा ऑफिस में 50% हाइक। ओके। घर वाले को मैंने बताया कि यार जॉब छोड़ रहा हूँ, और अब वो बोल रहे हैं कि इतना सैलरी तो क्या करना चाहिए। पापा कहते हैं यार क्या करेगा, छोड़ मत, छोड़ कर जॉब। लेकिन मेरे अंदर से था कि यार नहीं, देखो जॉब में ये था कि मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि रात भर हम काम कर रहे होते थे। कुछ क्रिकेट के क्लाइंट थे जिनका रात को मैच चल रहा है, ये हमने यूपी लीग के लिए बहुत काम किया है। तो रात भर हमें जग के क्रिएटिव बनाना होता था, क्योंकि उधर 6 हुआ और हमें 6 का क्रिएटिव बना के देना है। तो उसमें प्रेशर इतना था, पैसे मिल जाते थे, कंपनी अच्छा था, हमें वीकेंड पे भी अगर बुला रहा है तो पेमेंट देता था, बट मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मैंने इसलिए जॉब छोड़ी थी, इसलिए छोड़ा था कि चलो मुझे तो अपना करना है। स्टार्टिंग अगर आप देखोगे तो एज अ फ्रीलांसर ही हुआ था, बट घर वालों के प्रेशर में कि यार ये फ्रीलांस क्या होता है, उनको तो समझ में नहीं आ रहा था। और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ये टर्म तो कोई सुना भी नहीं है, बिहार झारखंड, तो वहाँ पे ऐसा ये टर्म्स तो कोई सुना नहीं, फ्रीलांसिंग क्या होता है। जबकि मैं फ्रीलांस पे अपने होम टाउन में 30,000 रुपये कमा रहा था आज से 7 साल पहले। ओके। ठीक ठाक क्लाइंट बेस बना लिया था, वहाँ पे रेंट करके मैंने एक छोटा सा ऑफिस ले लिया था। लेकिन वही है, पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनका कहना था यार ये सब क्या कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, कहीं जॉब कर ले। उनको इतना ट्रस्ट नहीं था, वो मेरे साथ यहाँ पे आए कि अच्छा तू सच में जॉब करने आया ना, तो मेरे साथ वो मुझे ऑफिस तक छोड़ने आए थे, जहाँ पे मेरा फर्स्ट जॉब लगा था। फिर उनको देख के लगा चलो ठीक है कंपनी में है। तो इसी चक्कर में था कि जॉब में रह गया मैं काफ़ी लंबे टाइम तक, 3 साल नहीं रहना था, बट उसका फ़ायदा हुआ मुझे, क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो अब मैं अपने कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ और उससे रिजल्ट आता है। तो जॉब करना चाहिए वैसे तो, जो बिगनर है अभी इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, एक्सपीरियंस के लिए करना चाहिए।
और क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं अभी सारे? क्लाइंट तो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो बताया एजेंसी के साथ काम किया, अब उस एजेंसी के लिए हमने इतना अच्छा काम कर दिया कि वो एजेंसी अब हमारे पास आता है ओके। कि रवि अब ये प्रोजेक्ट तो तुझे ही देखना पड़ेगा, तो उनसे हमारे पास लीड आता है काफ़ी अच्छा। पुराने इससे पहले भी जो एक एजेंसी था जिनके साथ हमने ATS किया था, तो वो भी जहाँ पे मैं मतलब 2 जॉब किया है मैंने, एक में 2 साल एक में 1 साल, तो जहाँ पे मैंने पहले 2 साल किया वहाँ से भी काम आता है। ATS जो बिल्डर था उनको डायरेक्ट तो मेरे पास आया नहीं था, वो सारे एजेंसी के थ्रू आता है। फिर तो अब सोशल मीडिया तो मेन हो गया है, वहाँ से सारा मेन जितने भी। सोशल मीडिया कब क्रैक किया वैसे कि मतलब सोशल मीडिया पे आना है मेरे को, ये मैं कब अगर पता लगा आपको? थोड़ा सा आपको अपना पास्ट बताऊं तो मेरे यूट्यूब पे 3 लाख फॉलोअर्स थे स्कूल टाइम में जब मैं पढ़ाई करता था। 3 लाख स्कूल टाइम तब में? क्या हाँ। कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे? कंटेंट में कुछ भी डालता था, व्लॉग डालता था, बहुत ही वाहियात कंटेंट बोल सकते हो, थोड़ा सा रिलीजियस कंटेंट भी डाल कैसे देता लगा था। यूट्यूब का? क्योंकि देखो वीडियो में तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही कि वीडियो शूट और फोटोग्राफी, मैं वेडिंग शूट करता था। मतलब जो हमारे साइड वेडिंग शूट करना मतलब बहुत ही बेकार काम, बिहार में वेडिंग फोटोग्राफर का कोई इज्जत नहीं है, झारखंड में कोई इज्जत नहीं है, ये फोटो वाला इधर आ ऐसे, मतलब बहुत ही गंदे वे में ट्रीट करेंगे चाहे आप कितना भी प्रोफेशनल रहो। बट मैंने किया क्योंकि मुझे मतलब हमेशा से मेरा ये था कि भाई घर से पैसा नहीं लेना है, स्टार्टिंग से यही चीज़ था, इस चक्कर में हमने वो किया और वहाँ से मुझे नॉलेज काफ़ी आया। उसके बाद फिर हम कहाँ पे थे मैं भूल गया। इंस्टाग्राम आपने सोशल मीडिया पे कैसे आए? हाँ, नहीं तो फिर को उससे पहले घर से पैसे नहीं लेना है ना, ये कहाँ से आया मन में? क्योंकि बिकॉज सबका ही होता है घर से पैसे नहीं लेना, क्यों नहीं लेना है? फॉर एग्जांपल जब हमारा अगर घर वाले देना चाहते हैं, माँ बाप कमा ही देने के लिए रहे हैं, नहीं, तो आपको क्यों नहीं लेना? पापा का तो ये कहना था तू जो करेगा जितना चाहिए वो तो मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट वो हो जाता है ना कि जहाँ से हम बिलोंग कर रहे थे, क्योंकि पापा भी ऐसा नहीं था कि हम बहुत पैसे अच्छे पैसे वाले घर से बिलोंग करते हैं, हमारा फैमिली बहुत बड़ा था, इनकम सोर्स वाले मेरे पापा ही थे। तो इस चक्कर में कि भाई हम दोनों भाई का मतलब हम 2 भाई हैं, दोनों का था कि हम अपना अपना कुछ करेंगे। जब 2 भाई फिर बड़ी फैमिली कहाँ से होगी? नहीं मतलब जैसे मेरे अंकल है, अंकल के बच्चे हैं, तो सबका देखना उस टाइम पापा को ही होता था, तो इस चक्कर में कि हम अब दोनों भाई को अपना अपना करना है। ठीक है। तो भाई मेरा अपना फील्ड में चला गया, मैं इधर आ गया, और इसी बीच में फिर मुझे यूट्यूब का पता चला। मैंने सबसे पहला वर्ड अगर गूगल कुछ किया था, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ये भी था मोस्ट सर्च। तो ये मेरा 8 क्लास का सर्च होगा, ठीक है। हाँ। नया नया फ़ोन मिला था, फिर मुझे ऐसे स्कूल का भी मेरा बहुत ही तगड़ा जर्नी रहा है। मैं फेलियर बच्चा था स्कूल में, पढ़ने में बहुत ही वीक, बट मुझे स्कॉलरशिप मिला था डिज़ाइन के कारण। मैंने स्कूल का 3D मॉडल बनाया था। उस टाइम गूगल स्केचअप चलता था, एक बहुत ही फेमस ऐप है जिसपे आप ऐसे आर्किटेक्ट बना सकते हो, कुछ भी बिल्डिंग बना सकते हो। तो मैंने कॉलेज जो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसी स्कूल का मैंने 3D मॉडल बनाया कि फ्यूचर में हमारे स्कूल कैसा दिखेगा। तो वहाँ के प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छा लगा, तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था। तो 10-11 जैसे स्कॉलरशिप मिला, घर वालों को थोड़ा भरोसा हुआ मुझ पे कि ये कुछ तो कर लेगा। इससे पहले तो मैं गाली सुनता था जब भी रिजल्ट लाने जाऊँ, पापा से गाली सुनता था। लेकिन हाँ, इस चीज़ के बाद बहुत चेंज आया, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि यार स्कॉलरशिप मिला है। तो घर वाले खुश कि 10th 11, क्योंकि मैं CBSE स्कूल में था, फीस बहुत ज़्यादा था, 20,000 फीस था 11 का। ओके, मतलब पर ईयर का मैं बता रहा हूँ, उस टाइम के हिसाब से बहुत होता था वो। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने वही यूट्यूब से थोड़ा रिसर्च किया, डिज़ाइनिंग सीखना स्टार्ट किया, फोटोग्राफी सीखना यूट्यूब से स्टार्ट किया। डिज़ाइनिंग की कोई प्रोफेशनल स्टडी नहीं थी उस टाइम तक, तो कुछ भी नहीं था। फ्रीलांस जो भी मैंने स्टार्ट किया वो खुद के लर्निंग से किया था। बाद में घर वालों को भी थोड़ा बताना है कि इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए क्योंकि कॉलेज से पढ़ के करना था। अब जैसे मैंने CU से पढ़ाई किया, अब CU में जो ये कोर्स था BSc एनिमेशन एंड गेम डिज़ाइन, ये भी घर वालों को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या होता है। झारखंड से CU कहाँ से आ गया आप? क्योंकि वही रिसर्च किया, मुझे इंटरेस्ट था। क्योंकि वो जो 3D मॉडल मैंने स्कूल में बनाया उससे मुझे 3D में काफ़ी इंटरेस्ट आया था। तो एक टाइम तो ऐसा था कि 3D आर्टिस्ट बनूंगा, बट इंडस्ट्री इतना वास्ट होता गया कि मैं फोटोग्राफर भी बना, कभी ग्राफिक डिज़ाइनर बना, कभी म्यूज़िक वीडियो भी शूट किया, कभी वेडिंग भी शूट किया। तो इंडस्ट्री इतना बड़ा है कि आप बस सीखते जाओ कोई ना कोई चीज़। अब हर चीज़ मुझे काम आ रहा है। 3D मैंने थोड़ा बहुत सीखा। अब राहुल के साथ मिलकर मेरा पूरा एक 3D का टीम है, जो हम 3D प्रोडक्शन पूरा कर रहे हैं, एड्स बना रहे हैं। हमारे पास म्यूज़िक का भी टीम, मतलब स्टार्टिंग डेज में म्यूज़िक भी शूट करते थे हम अपने होम टाउन में। अब उसकी वजह से मेरे अगर वीडियोस देखोगे तो मेरा कैमरा एंगल अगर आप देखते हो तो बहुत ही थोड़ा यूनिक वे में हम प्लान करते हैं वो सारा चीज़। तो वो स्टाइल मुझे कहाँ से आया? स्कूल टाइम से आया, प्रैक्टिस करते करते। तो फिर वहाँ से फ्रीलांस का जर्नी स्टार्ट हुआ, यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट हुआ। यूट्यूब से अच्छा खासा पैसे बनने लगा था। अच्छा। मतलब 50,000 60,000 रुपये आ रहे थे। अच्छा। जबकि कंटेंट अच्छा नहीं था उस टाइम, मैं फेस नहीं दिखाता था, इसलिए वो चैनल नहीं हो पाया। एक्चुअली उस पर कॉपीराइट आ गए थे। उस टाइम म्यूजिक का नॉलेज नहीं होता था, कॉपीराइट म्यूजिक। ओके। और मैंने कॉपीराइट म्यूजिक बहुत सारे यूज़ किए हुए थे। तो 50,000 रुपये महीना आ रहा था? हाँ,
ये स्कूल टाइम का बात है। मैंने सीयू में एडमिशन भी इसी दम पे लिया था कि मेरे यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं, मैं अपना कॉलेज फी भरूंगा। सीयू में जब मैंने एडमिशन ले लिया उस टाइम जाके वो चैनल सस्पेंड हुआ। यार हम खुश होते हैं हमने अपने कॉलेज की लास्ट सेमेस्टर की फीस खुद भरी और आप नहीं, हमने पूरा कॉलेज का फी अभी लोन पे कर लिया था। क्यों? उसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि मैंने सोचा था यूट्यूब इनकम से तो मैं अपना कॉलेज कर लूंगा, बट वो चैनल सस्पेंड हो गया। अब घर वालों को बोले तो बोले क्या, घर से पैसे नहीं ले सकते थे क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। स्टार्टिंग से हमने खुद के दम पे किया सब कुछ। तो लेकिन ऐसा था कि मेरे भाई बहुत सपोर्ट करता था, जो चाहिए जितना चाहिए वो सब आ जा रहा था घर से, लेकिन लेना बहुत ही हमारे लिए हमारे बस का नहीं था वो चीज़। तो हमने मतलब बैंक से फिर लोन लिया, फिर वो बाद में अभी जॉब में जाके हमने क्लियर किया था। फिर वहाँ से कोविड आ गया जी। कोविड आते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया क्योंकि हम घर पे आ गए। तो मुझे ग्राफिक्स में इंटरेस्ट आने लगा कि यार 3D कर रहा हूँ, पैसे नहीं आ रहा है। कॉलेज में 1-2 प्रोजेक्ट किया मैंने, रियल एस्टेट वाले हमारे मतलब जैसे आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट था सीयू में, उनसे मुझे प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हुआ था 1-2, बट 10,000 20,000 और रात भर, क्योंकि 3D का काम है, 5 दिन जग के काम कर रहा हूँ, 10,000 रुपये मिल रहा है और इतने में तो कुछ नहीं जाना। अब एकदम से अलग सिटी में रह रहा हूँ मैं। चंडीगढ़ मेरे लिए तो बहुत एक्सपेंसिव था क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे इतना तो खर्चा ही नहीं था कुछ भी। फिर कोविड आ गया, मैं घर चला गया। अब पैसे कहाँ से आए? कॉलेज में तो फिर भी आ जा रहा था थोड़ा बहुत 3D करके। तो मेरे आसपास में मुझे स्कोप दिखा कि यार 1-2 हैं यहाँ पे अच्छे जिनसे मेरा जान पहचान है, इनको कुछ ग्राफिक्स बना के दे सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक स्कूल को पकड़ा, संत पॉल स्कूल, CBSE स्कूल था। उनको मैंने कुछ मतलब ऐसे फ्री पिक से टेम्पलेट उठाए, स्कूल के बहुत टेम्पलेट हैं फ्री पिक पे। हाँ। कुछ तो शायद आपके भी हैं। हमारे भी हैं। आपने भी अपलोड कर रखे हैं आई थिंक। तो हमने काफ़ी वहाँ से डाउनलोड किया और कुछ नहीं, बस स्कूल का जो थीम था उस थीम पे मैंने उसको कलर चेंज किया। थोड़ा बहुत तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ही गए थे यूट्यूब से। कॉलेज से तो सच में कुछ नहीं सीखा। कॉलेज तो बस डिग्री के लिए था कि चलो घर वालों को दिखा देंगे, डिग्री मिला है हमें कि अब हम हैं डिज़ाइनर। कॉलेज से 3 साल किया हुआ है, बाकी यूट्यूब से ही सब कुछ सीखा था। वैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ। हाँ। जैसे अब आपने बोला ना कॉलेज से कुछ नहीं सीखा, हाँ। बट अक्सर ना हर स्टूडेंट्स को यही लगता है, मुझे भी यही लगता था, कॉलेज से कुछ नहीं सीखा। बट एक्चुअली में ना कॉलेज इन्वायरमेंट मिलता है ऐसे। तो बस इन्वायरमेंट था। कॉलेज शायद सिखाने के लिए बना ही नहीं है, कॉलेज एक एक्सपोजर के लिए बना है। आपको एक वहां से एटमॉस्फेयर देता है, एक एम्बियंस देता है जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, है ना, फैमिली की खचपच से, इन सब चीजों से दूर निकलाते हो। तो ये चीज था, मुझे अपने लिए टाइम मिला था कॉलेज जाके। इस चीज के लिए तो मैं बोलूंगा हमेशा कि हाँ, वहां पे जाके मैं खुद को समझ पाया कि अच्छा ऐसा इंडस्ट्री काम कर रहा है, राइट, और इस चीज में भी हम जा सकते हैं। मैंने भी बेसिकली क्या, मेरा भी यही परसेप्शन था कि कॉलेज ने कुछ नहीं सिखाया। हाँ। बट जब मैंने लुक बैक करके देखा ना, तो कॉलेज शायद किसी का भी देखोगे ना, आप कुछ सिखाता नहीं है। वो एक एम्बियंस, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट देता है कि आप अपने आप को समझ पाओ, सीख पाओ, अपने आप को टाइम दे पाओ। और हर समय आपके सामने वही चीजें बार बार आती रहती है, तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फिट होती चली जाती हैं। आप एक्सप्लोर तो अपने आप को खुद ही करते हो, मुझे ऐसा लगता है पूरी जर्नी के अंदर। वो तो है, क्योंकि वहाँ कॉलेज में जाके इतना टाइम मिल जाता था, क्योंकि हम हॉस्टल मतलब कॉलेज के हॉस्टल में ही थे, तो काफ़ी टाइम मिलता था रिसर्च के लिए कि हाँ क्या करना है आगे। तो वहीं से मुझे ऑनलाइन लर्निंग के बारे में पता चला, यूट्यूब से जो भी चीज़ मैंने सीखा, ग्राफिक डिजाइनिंग खुद से भी लर्न किया। तो वो स्पेस कहीं ना कहीं घर पे तो नहीं मिल पाता, राइट। एक्सपोजर बहुत जरूरी है, जो सिर्फ कॉलेज से मिल सकता है। हाँ, ये एक्सपोजर वाला जो पार्ट है, एक्सपोजर तो है ही है। एक और चीज़ है, आपको राहुल मिला मुझे, मेरे को साहुल, कुछ लोग राहुल तो मुझे कॉलेज में राहुल मिला। वहाँ से देखो हमने फिर मतलब हमारा रास्ता चेंज हुआ थोड़ा बीच में। हाँ, वो 3D में चला गया, मैं ग्राफिक्स में चला गया, बट फिर अब एट एंड हम साथ में। तो और जैसे आप लोग कर रहे हो वैसे हम भी कर रहे हैं। इसलिए मेरे को जैसे मिलने वाली जर्नी थी, इसलिए मेरे को ना कॉलेज लाइफ अच्छी लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मस्ट होनी चाहिए एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर ना। हाँ, नहीं जरूरी है, एक्सपोजर के लिए तो बहुत जरूरी है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, मेरे को लगता है पहली बात, अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है। ये तो कॉलेज ही होता है। हाँ। क्योंकि बिकॉज अगर बहुत अच्छा, जो हमें अच्छा लग रहा है ना, उसके स्टूडेंट से जाके पूछोगे, उसे नहीं अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, अभी देखा है मैं 1-2 कॉलेज विजिट, मतलब कॉलेज से मुझे इन्विटेशन आया था कई और दूसरे कॉलेज से, तो उनका भी यही कहना था कॉलेज के बारे में। बट मैं समझ गया कि चलो, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट हमें अच्छा लगा था जाके। तो ऐसा होता है। हम भी LPU वाइवा लेने गए, हमें लगा कि यार हमें कुछ सिखाया ही नहीं गया, उनको बहुत ज्यादा सिखा रहे हैं, ये लगता है। तो वही था, कॉलेज जब हमारा कोविड-19 आया, हम कॉलेज से तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस हो गया, तो कॉलेज का वो बहुत टाइम तक हम एंजॉय नहीं कर पाए, अगर सीधा बोलो तो 1 साल ही थे हम कॉलेज में। फिर घर से ही काम कर रहे थे, घर पे कुछ तो करना था अपने लिए। फिर हमने क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट किया अपने शहर में। तो 1-2 लोगों से मेरा जान पहचान था, जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी जो गार्ड प्रोवाइड कराती ना कंपनी, ऐसे हमारे शहर में एक कंपनी था, CISF, कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। काफी बड़ा कंपनी है ये। तो इनके जो गवर्नमेंट है शायद, नहीं, प्राइवेट भी है।
तो उनको मैंने पिच किया कि उनके जो बेटे थे उनसे मेरा अच्छा दोस्ती था, तो मैंने उनको बताया भैया मैं आपके लिए सोशल मीडिया करता हूँ, अभी तो आपका प्रेजेंस ऑफलाइन मार्केट में तो तगड़ा है, बट सोशल में हम क्यों ना कुछ करें। उनका कहना था हाँ स्टार्ट कर दे तू। तो 8,000 रुपये का मेरा वो क्लाइंट मिला मुझे। ओके। तो थोड़ा सा हो गया कि यार घर पे बैठ के काम कर रहे हैं और इनको मैं बना के बस क्या करना है, वही टेम्पलेट उठाता था। स्टार्टिंग में तो कुछ नॉलेज नहीं है ग्राफिक्स का, टेम्पलेट उठाया, उनको 10 पोस्ट बना के दिया, 2-4 रील, वही टेम्पलेट उठा के रील भी बना के दे रहे कैनवा से। वो खुश, हम भी खुश। और धीरे धीरे उसी चीज़ को करते करते, प्रैक्टिस करते करते थोड़ा नॉलेज और हुआ। 1-2 क्लाइंट को और फाइंड किया। कोविड चल रहा था, वहाँ पे मुझे एक हॉस्पिटल मिल गए क्लाइंट्स कि हमारे पास बेड खाली है, इसके लिए क्रिएटिव बना के दो, ऐड चलाओ, तुम चला सकते हो। तो और मुझे ऐड का कोई नॉलेज नहीं था उस टाइम, बट फेसबुक एड्स भी मैंने उसी टाइम कोविड में सीखा कि चलो एड्स कैसे चलता है। अब मैं ब्रांड से एड्स में भी काफ़ी पैसे कमाए। एड्स चला के मैं उनसे 5,000 लेता था और 1,000 का एड चलाया, 4,000 सीधा सेविंग। तो इस वे में मैंने हॉस्पिटल के लिए भी काम किया, क्योंकि और उनको तो ऐड का जरूरत भी नहीं था। कोविड में तो सबको सीट चाहिए ही था, हॉस्पिटल में ऐसा चल ही रहा था। तो वहाँ से मेरा इनकम सोर्स होते होते 3-4 क्लाइंट बना। मेरे कुछ कॉलेजेस भी वहाँ पे जो लोकल थे उनको भी मैंने पिच किया। कॉन्फिडेंस आता गया, एक क्लाइंट के बाद दूसरे क्लाइंट, तीसरा क्लाइंट। फिर मैंने घर से तो नहीं हो रहा था वो चीज़, घर पे टाइम वेस्ट हो रहा था, क्योंकि घर का सामान ला दो, चीनी ला दो बेटा, कोविड का टाइम चल रहा है। तो माता जी का वो सीन होता था। तो मैंने क्या किया, एक रूम वहाँ पे रेंट पे लिया अपने घर के पास ही। मतलब मेरा घर पास में ही है, बट 4 कदम पे मैंने एक रूम रेंट किया, छोटा सा ऑफिस सेटअप किया, अकेला काम कर रहा था वहाँ पे। और इसी बीच में फिर कोविड ख़त्म हुआ। पापा का कहना था ये कब तक करेगा, ये तू कर क्या रहा है। उनको तो समझ में नहीं आ रहा है, अब जॉब कर लो। फिर एक चीज बताओ, जैसे आप क्लाइंट्स ढूंढ रहे थे कोविड में ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन इतने एक्टिव थे, आपने ऑनलाइन नहीं ट्राई किया? उस टाइम ऑनलाइन नहीं था ना, उस टाइम ऑनलाइन कुछ नहीं था। मतलब अच्छा, फ्रीलांसर, अपवर्क का बात कर रहे हो। सच बताऊं तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि ये ओवर क्राउडेड जगह है, तो मुझे इस पे काम नहीं मिलेगा। ओके। तो ये सोच के मैंने ट्राई भी नहीं किया कि चलो ऑफलाइन ही एक्सप्लोर करके देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो सब कर रहा है, ठीक क्या है। क्या पता ऑफलाइन से ही कुछ मिल जाए। तो बट ये प्रोसेस तो मैं स्टार्टिंग से कर रहा था कि चलो कुछ बना के लेके चलते हैं इनके लिए। तो ऐसा जैसे नए डिजाइनर्स आते हैं वो क्या गलती करते हैं, वो बस पैसा टारगेट करके चलते हैं कि भाई पैसा चाहिए। अगर वो टारगेट करते रहोगे तो फिर क्लाइंट तो आएगा नहीं। उसी में फंस जाओगे आप, वो लूप बन जाएगा आपका कि आपको बस पैसा से मतलब है, काम तो करके दे नहीं रहे हो कुछ। तो मैं बट यही ट्राई करता था कि नहीं, पहले काम करके देते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, पैसा तो आ ही जाएगा। अब जैसे CISF का मैंने एग्जाम्पल बताया, उनको हम सोशल मीडिया देते थे, हम क्या, मैं अकेला। और उसके बाद मैंने उनको एड फिल्म पिच किया कि सर एक ऐड बनाते हैं जिसमें आपके सारे गार्ड्स को हम लेके आएंगे, और वो मतलब मैंने यूट्यूब पे डाल भी रखा है वो ऐड। तो प्रॉपर ऐड शूट किया, 30,000 रुपये का मुझे एक वीडियो। तो वो मेरे लिए उस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था कि चलो एक वीडियो बनाया 1 मिनट का, इसका 30,000 रुपये मुझे मिले। और फिर वेडिंग, क्योंकि उसमें भी पैसे स्लो आ रहे थे कि 1 महीना काम कर रहा हूँ तब जाके 30,000 रुपये आ रहा है, चाहे एक वीडियो आया तो। लेकिन हाँ, वो जो CISF का मैंने एक वीडियो शूट किया उससे मुझे 30,000 मिला। तो मुझे लगा कि भैया वीडियो से पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता है। तो मेरा पूरा ध्यान फिर वीडियो पे आ गया। तो मैंने लोकल में वेडिंग शूट किया। तो वेडिंग में क्या होता था, मुझे 5,000 10,000 रुपये मिलते थे पर नाइट का स्टूडियोज़ के साथ। तो वो भी किया मैंने। फिर कोविड में मेरे प्ले स्टोर पे गेम भी है, आप लोगों को पता नहीं होगा वैसे। कोविड में मैंने यूनिटी 3D सीखा। अभी मेरा उससे अभी तक मेरा इनकम आता है। प्ले स्टोर गेम से। हाँ, तो प्ले स्टोर पे मेरा 3D बॉल बैलेंसर करके गेम है, उस पर 5 लाख प्लस डाउनलोड है, अभी भी डाउनलोड होता है। तो यूनिटी सीखा। एक भैया थे मेरे जो डेवलपर थे वहाँ पे, उनको मैंने अपने साथ में ऐड किया। डिज़ाइन मैंने पूरा किया हुआ है, 3D मॉडल उसका, हर एक एसेट मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। वो करके फिर हमने गेम बना के डाला 2020-22 में। फिर वहाँ से भी इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो गया। अभी तक आता है, आप बता रहे हो? एकदम अभी तक आता है अगर बात करें? मतलब ठीक है, अब जैसे हम एक्टिव नहीं है तो $200-300 उससे बन जा रहा है मंथली। ओके। तो उस पे कुछ किया हुआ नहीं। किस चीज का आता है, मतलब उसके अंदर कुछ चीजें? एड रेवेन्यू है ना उस पे, जैसे आप अच्छा, गेम्स में भी एड्स आते हैं, उसका पैसा आता रहता है हमेशा। तो वो एक ऑटोमेट हो गया मेरा इनकम सोर्स, जो अब आता रहेगा। और टाइम कितना लगा था गेम बनने में? पूरा 1-1.5 साल लग गया था, क्योंकि हम सीख के बना रहे थे। ठीक है। तो यूनिटी से सीखा और अच्छा गेम बनाया, कॉपी बनाया था, ऐसा नहीं कि कुछ नया बना दिया था। बॉल बैलेंसिंग गेम आपने देखा, काफी वायरल हुई थी वो। तो एक तो मेरा ही वायरल है उसमें। अच्छा, और एक मेरे फ्रेंड का वायरल है। अब ये भी चीज़ के बारे में मुझे पता चला था, क्योंकि मेरे होम टाउन में ही एक लड़का था जिसका मतलब अनुराग आनंद, बहुत ही फेमस बंदा है वो, हमारे सिटी का गेम डेवलपर। उसके मिलियंस में डाउनलोड है गेम के। ओके। वो फुल टाइम गेम डेवलपर था, मेरे ही बैच का था स्कूल में।
ओके उससे मुझे आइडिया लगा था कि अच्छा उधर से भी पैसा आ सकता है। मैं अगर सीधा बोलूँ तो बहुत भटका हुआ आत्मा था स्टार्टिंग में कि जहाँ से पैसे आए सब करेंगे, बस डिज़ाइन करना है, जहाँ पे भी डिज़ाइन करके पैसे आने करना है। तो 3D गेम्स बनाए, उससे भी डाला, 2-4 गेम बनाया, बट वही फिर वहाँ पे भी लगने लगा यार बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, थोड़ा जल्दी चाहिए, बिना मेहनत के पैसा चाहिए, थोड़ा जल्दी चाहिए। थोड़ा तो इसी चक्कर में फिर हम रिटेनर बेसिस पे और क्लाइंट उठाना स्टार्ट किया, और इस बीच में मुझे जॉब ऑफर आया। ओके जॉब ऑफर कैसे आया? लिंक के थ्रू आया था, एक मेरी मतलब एक फ्रेंड के थ्रू, एक एजेंसी था नोएडा में, वहाँ से मुझे ऑफर आया। और जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ काम करके अपलोड किया हुआ था उस टाइम, फॉलोअर्स तो नहीं थे बट काम बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन वे में करके अपलोड किया हुआ था। तो वहाँ के जो CEO थे उस कंपनी के, उन्होंने देखा होगा, तो डायरेक्ट कॉल आया कि तुम कितना लोगे। तो मैंने कैलकुलेट किया कि यार 30,000 बन रहा है, 50 बोल के देखते हैं। तो मैंने बोला 50 सर। तो बोलते ठीक है आ जाओ। तो फिर दुख हुआ कि यार 70 बोल हाँ, देता। तो थोड़ा सा दुख हुआ कि यार 70 भी बोलते तो शायद हो जाता। लेकिन पहला जॉब था तो हमने सोचा चलो ठीक है। फर्स्ट जॉब के हिसाब से डिजाइनिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो स्ट्रगल तो है। स्टार्टिंग जॉब बहुत को 20-30 का मतलब मिल जाए तो वो भी बहुत होता है, राइट। बट 50 के हिसाब से, क्योंकि एज अ ग्राफिक डिजाइनर मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे, तो मिल गया तो खुशी खुशी मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो उस टाइम आपको सॉफ्टवेयर्स आ गए थे, ये फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह? फोटोशॉप हाँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो करने लग गया था, वही जो फ्रीलांस क्लाइंट थे मेरे पास, यूट्यूब से सीखने लग गया था मैं। ठीक है। फिर वहाँ से मेरा जॉब का जर्नी स्टार्ट हुआ घर वालों के साथ। उधर खुश हो गए हाँ, घर वाले खुश हो गए, बट अंदर से मुझे खुशी तो नहीं मिल रहा था। बट ये था कि चलो कुछ नया करके देखा जाए। खुश तो मैं नहीं था उस टाइम कि यार अपना कर रहे थे, क्या पता अपने होम टाउन में बना लेते। बट वो अच्छा भी हुआ कि अगर मैं वहीं फंस जाता तो शायद आज मैं वहीं होता जॉब में आया। इसकी वजह से आज हमारा कंपनी है, मतलब जिस शहर में मैं जॉब करने आया था उसी शहर में अब अपना छोटा सा कंपनी है। नाइस यार, इंटरेस्टिंग ब्रो। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे जनरली हम लोगों को बताया नहीं जाता, डिजाइनिंग थिंग्स भी, डिजाइनिंग की वीडियोस बनाना भी कंटेंट हो सकता है, तो ये कब पता लगा आपको कंटेंट है ये चीज? इंस्टाग्राम पे बेसिकली कैसे आया आप? जैसे मेरे जो कलीग थे ऑफिस में, उनका कहना था यार तू डिज़ाइनर तो बहुत अच्छा है, तू वीडियो भी बहुत अच्छा शूट करता है। मतलब ऐसे कुछ क्लाइंट थे जो मेरे पे पूरे डिपेंड हो गए थे। ठीक है। अगर एजेंसी से मैं हट जाता तो वो क्लाइंट हट जाता, और ऐसा हुआ भी। ठीक है। जैसे मैंने वो फर्स्ट एजेंसी छोड़ा, वो क्लाइंट मुझे डायरेक्ट कॉल करने लगा कि यार तूने क्यों छोड़ा, अगर तुझे चाहिए तो तू मेरे पास आ जा, डायरेक्ट इन हाउस टीम में आ जा। हमारे स्कूल्स था कुछ, मैं नेम तो नहीं लूँगा। ठीक है। तो स्कूल्स के लिए मेरा एड्स कैंपेन शूट होता था पर ईयर, एडमिशन ओपन का, तो वो शूट मैं करता था बेसिकली। एड फिल्म भी मैं करता था। सिनेमाटोग्राफी का काफ़ी अच्छा नॉलेज है मुझे। तो स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग ही सिनेमाटोग्राफी वेडिंग से और म्यूज़िक वीडियो से हुआ था, तो बहुत सारे जब ब्रांड्स हम मेरे पे डिपेंडेंट होने लगे तो मेरे कलीग का कहना था यार तू अपने लिए क्यों नहीं करता है। ऑफिस में एक मेरा फ्रेंड था ऋतिक, तो वो मुझे बहुत अप्रोच करता है यार तुम अपने लिए करो ना, क्यों कर रहे हो, मतलब अगर अपने लिए करोगे तो तुम वायरल हो जाओगे। और मेरा अंदर तो वो था कि यूट्यूब पे एक बार मैं फेमस होके डूब चुका हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कीड़ा था कि यार अपने लिए कुछ सोशल मीडिया तो करना है। बट यूट्यूब पे है कि टाइम लग जाता है आपको, और उस टाइम ये अपना इंस्टाग्राम का ट्रेंड चल रहा था कि यार शॉर्ट वीडियो बनाओ वायरल हो जाओ अगर रेगुलर कर रहे हो तो इसी बीच में मैंने सोचा कि चलो जॉब के साथ करते हैं। तो स्टार्टिंग जॉब में तो आपको पता है कि 9 घंटे देना है, तो 9 घंटे के बाद मैं घर आता था। उसके बाद राहुल मेरे साथ काम कर रहा होता था, फ्रीलांस पे हम काम करते थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे फ्रीलांस के चलने लगे थे जॉब के साथ साथ। और फिर मैंने क्या किया, वीडियो कंटेंट स्टार्ट किया अपने ऑफिस के बाद से घर पे शूट करना। ऐसे मतलब कम से कम हमें 3 महीने लगे थे 10,000 फॉलोअर होने में, बट रेगुलर डालना स्टार्ट किया तो 10,000 फॉलोअर हो गए। अब फॉलोअर रोज बढ़ रहा है, तो वही हो जाता है ना आपको डालने का मतलब कारण ये था कि भी चलो कंटेंट चल जाएगा, वायरल हो जाएंगे। हाँ, मतलब कुछ सोच के नहीं किया था, हमेशा ये सोच के करते थे कि फॉलोअर बनाना है, पैसे बनाना है, बट इस बार कुछ नहीं सोचा था। जब तक वही है ना कि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहो कि यार फॉलोअर चाहिए, पैसे चाहिए, तब तक आप नहीं कर पाते हो। बस ये है कि करना है तो हो जाता है। वही हुआ था हमारे साथ कि जॉब के साथ हमने सोचा चलो कुछ तो करना है, तो ऐसे ही हमने वीडियो स्टार्ट किया, डालते गए 3 महीने में 10,000 फॉलोअर हुआ। और उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेशन आना स्टार्ट हुआ कि यार अब तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि क्लाइंट्स और बढ़ने लगे हमारे। अभी तक मतलब तो 10,000 फॉलोअर्स में क्लाइंट्स आने लगे थे, क्योंकि काम हम बहुत ही नीट एंड क्लीन डाल रहे थे। अब स्टार्टिंग के वीडियोस देखोगे तो जो भी हमने मतलब पोर्टफोलियो दिखाना स्टार्ट किया था मैंने कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो ही दिखा रहा हूँ, अपना काम करके दिखा रहा हूँ कि इस ब्रांड के लिए मैंने ये किया है। उससे रीच काफ़ी अच्छा आने लगा, मतलब ब्रांड्स आने लगे हमारे पास कि आप हमारे लिए भी ये ऐड बनाओ। तो थोड़ा जैसे अभी तक हमारे पास जो फ्रीलांस क्लाइंट्स है वो 30,000 10,000 मंथली बेसिस पे था। अब जो हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट आ रहा है, एक प्रोजेक्ट के 50,000 मिलने लगे थे। तो उससे और इंस्पिरेशन लगा कि नहीं यार इंस्टाग्राम और करना है। तो यहाँ से हमारा इंस्टाग्राम का जर्नी स्टार्ट हुआ था। वैसे रिकमेंड करते हो इंस्टाग्राम स्टार्ट करना चाहिए एक डिजाइनर को?
डेफिनेटली करना चाहिए एज अ पोर्टफोलियो। अभी अगर आप देखोगे डिजिटल मीडिया जो चल रहा है उसके हिसाब से सोशल मीडिया तो बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए, क्योंकि और जगह जहाँ पे आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, बिहेंस हो गया, वहाँ पे कंपटीशन आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। बट ये अभी जैसे सोशल मीडिया पे ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी आके तुरंत वायरल हो सकता है, बट हो सकता है अगर काम आपका अच्छा है तो आप अपलोड कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हो, डेफिनेटली ब्रांड्स आपको रीच करता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम इज मस्ट फॉर द डिजाइनर बिकॉज हाँ दैट टाइम, अगर हम थोड़ा सा बाहर निकल के बात करें ना, हाँ थोड़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल बात करें, क्योंकि जो टाइम आपने निकाला, जो टाइम हमने निकाला, हाँ वो टाइम था। बिल्कुल। अगर आज के टाइम की बात करें, हाँ अगर रेलेवेंस रहना है मार्केट के अंदर, तो मुझे लगता है इंस्टाग्राम तो मस्ट है। मस्त है और बेस्ट है और इजी भी है, या 30 Easy सेकंड भी है। कंटेंट बनाना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस यही है कि आपको कंटिन्यू रहना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव हो गया ना, वो फाइनल आउटपुट से ज्यादा हाँ। उसके बीटीएस देखने में इंटरेस्टेड है। तो वही रॉ, क्योंकि इंस्टाग्राम है भी थोड़ा रॉ कि आप कुछ भी डाल सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत ज़्यादा एडिटिंग चाहिए। मेरे वाले जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उसमें एडिटिंग चाहिए होता है 3D, क्योंकि हम ऐड करते हैं, बट कई बार मैं भी ऐसे रॉ वीडियोस डाल देता हूँ, वायरल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो इंस्टाग्राम ईजी है, आप रीच करना चाहते हो तो अभी अगर आप बिहेंस पे अपलोड करना स्टार्ट करोगे, चाहे फ्रीलांसर आप वर्क किसी पे भी डाल रहे हो, वहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, कंपटीशन बहुत हाई है, बट सोशल मीडिया पे अच्छा कर सकते हो आप। राइट। और डिफरेंस ये भी है ना कि अगर हम प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं जैसे अपवर्क या फ्रीलांसर, वहाँ पे हम क्लाइंट्स को रीच आउट करते हैं, हाँ और सेम यहाँ जॉब के पे लिए 10 डिजाइनर्स रीच आउट बिल्कुल, कर रहे हैं। हाँ। बट इंस्टाग्राम पे उस क्लाइंट के फीड में अगर हम लोग चले गए, एक डिजाइनर चला गया, फिर उसको लगता है कि यार ये कुछ बहुत अच्छा है, कुछ बहुत वायरल है, मतलब अच्छा है, तो तो फिर हमारे उसके पास पास ऑप्शंस नहीं होते, फिर उसको ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ऐसे ही हुआ है हमारे साथ, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनका वो बहुत पहले हमें शॉर्ट लिस्ट करके रखते हैं, भाई इसका वीडियो देखा था। मतलब हमने बहुत सारे रियल एस्टेट में जाके ऐसे चेयरमैन से मिला है, मतलब वहाँ पे बैठने में भी हमें थोड़ा सा डर सा फील हुआ है कि भाई इतने बड़े लोगों के साथ बैठ रहे हैं। मतलब ATS जैसे और भी कुछ रियल एस्टेट थे जिनके चेयरमैन के साथ हमारा मीटिंग हुआ है, और चेयरमैन ने क्या रील में देखा हमें और अपने मार्केटिंग टीम को बोला कि इसको बुलाओ ऑफिस। तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, क्यों? बस सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया पे ना अपार्ट फ्रॉम क्लाइंट्स और भी बहुत कुछ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, जैसे हम भी कि? शेयर करेंगे। हाँ, पहले हाँ। आप शेयर करो, अपार्ट फ्रॉम क्लाइंट्स सोशल मीडिया और आपको क्या दे सकता है? सोशल मीडिया ब्रांड कोलैबोरेशन के पैसे एक अलग बन रहे हैं इसमें। हाँ, वो जैसे तो हमारे unexpected पास ही कभी होता चेयर आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ वॉच आ गया, कभी कोई चार्जर आ गया है। कि भाई दिखा दे, इसका इतने पैसे मिल जाते हैं, फॉलोअर्स के हिसाब से पैसे देते हैं वो। तो ये एक कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया मैक्सिमम एक ब्रांड कोलैब का? 1 लाख तक भी चार्ज किया है हमने। ओके। अभी जितना मेरा फॉलोअर है उसके हिसाब से मतलब ठीक ठाक मिला है मुझे, तो मतलब हाईएस्ट तो अभी मैंने 1 लाख ही चार्ज ठीक किया है। है। और ब्रांड कोलैब्स हो गया, और नेम फेम होने का फायदा है, आपके लिंक्स बनते हैं। आपसे भी मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ तो इंस्टाग्राम की वजह से ही बैठा हूँ, नहीं तो मैं भी आपके फॉलोअर ही था। एक टाइम तक तो हमारा ऐसा होता था, अरे यार इनसे कभी मिलना है। बट देखो सोशल मीडिया की वजह से ये भी होता है, लिंक्स अच्छे बन जाते हैं। अब जैसे मार्केट में वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोगों से मेरा जान पहचान हो गया बस सोशल मीडिया की वजह से। तो फिर कैसा लग रहा है बैक बेंच से पॉडकास्ट बेंच पे बैठ के? भाई मतलब वही है ना, एक ड्रीम होता है, तो सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ पूरा होता जा रहा है, और जो भी सोच रहे हैं सब कुछ पॉसिबल है बस सोशल मीडिया की वजह से। मैं देख रहा था आपकी एक रील ना, कॉलेज वाली और स्कूल वाली, आपकी हाँ, बैक बता रहे थे बेंचर। बैक बेंचर है ना, तो मैंने सोचा था कि मैं पूछूंगा बैक बेंच से बैठ के पॉडकास्ट बेंच पे बैठ के कैसा लग रहा है। नहीं वो बड़ी प्यारी वीडियो थी ये। हाँ, वो अभी मैं स्कूल गया था रिसेंटली हाल फिलहाल, तो उनको भी पता था हमारे टीचर्स को कि यार ये तो पढ़ने वाला है नहीं, मतलब हमारे टीचर को पैसे दिए ऐसे बुलवाने? अरे नहीं नहीं बोलते तो नहीं, नहीं, टीचर नहीं, अच्छा नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मानते तो थे मुझे, क्योंकि उनको था कि ये कुछ तो करेगा, अलग करेगा, पढ़ाई में तो नहीं करेगा ये। उनका ये था कि बस तू 12 पास कर जा यार, बस तू पास कर जा। मतलब मेरे जितने टीचर्स है, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था तो स्कूल में थोड़ा हाईलाइट हो गया था, तो उनका कहना था जो कर रहा है सब कर रहा है, और घर वालों के प्रेशर में आके मैंने साइंस ले लिया था। मुझे साइंस करना नहीं था, और CBSE में साइंस बहुत टफ है, बहुत टफ है, और मेरे जैसे बच्चों के लिए तो और बहुत ज़्यादा टफ है जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट ही ना हो उन चीज़ों में। बट पापा का कहना था साइंस कर लो, ऑप्शन बहुत है। बट हमें ऑप्शन चाहिए ही नहीं था, हमारा ऑप्शन पता था कि डिज़ाइन में ही जाना है। तो ये चीज़ तो मैं सजेस्ट करूँगा जितने भी डिज़ाइनर्स अभी आने वाले हैं, तो यार ज़रूरी नहीं कि साइंस लेके ही बनोगे आप, अगर करना है तो आर्ट्स लेके भी कर सकते हो, कुछ भी लेके कर सकते हो यार, इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये चीज़। तो वही स्कूल वालों को भी पता चल गया था कि यार इसको तो कुछ करना नहीं है, बस पास हो जाए। तो ऐसे मेरे टीचर्स कहते थे कि बस तू पास हो जा। तो वो बहुत खुश हैं। अब जब भी जाता हूँ तो सारे खुश होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा भाई मुझे ये बताओ, आज जो कोर्स परस्यू कर रहे हैं डिजाइनिंग का, अब थोड़ा सा बाहर आते हैं ना, थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं, डन है ना? देखो आपने भी एक जर्नी तय की है, हमने भी एक जर्नी तय की है। अभी क्या रोड मैप होना चाहिए एक डिजाइनर के लिए जो पास आउट होकर निकल रहा है, और इस फील्ड में सच्ची वो स्कोप बचा है
या नहीं बचा है? प्रैक्टिकल बातें करते हैं बिल्कुल ही। थोड़ा सा डर तो हो गया एआई के आने से, बट ऐसा नहीं बोलूँगा कि अभी काम नहीं है, काम तो बहुत है। देखो स्टार्टिंग अगर आप, हमें तो पता ही है कि डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री का कैसे हुआ था। पहले स्केच बन के बिलबोर्ड्स बनते थे, फिर डिजिटल मार्केट आया, फिर फोटोशॉप आया, तो ये तो टाइम के साथ अडेप्ट करने वाला चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अभी एआई आ रहा है, तो आप थोड़ा सा एआई सीख लो, ऐसा सीन है। ख़त्म तो होने वाला नहीं है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री कभी भी, सब कुछ तो एडवर्टाइजिंग पे ही चल रहा है। तो मेरा कहना है कि बस पोर्टफोलियो और जो डिज़ाइन के बेसिक्स होते हैं, जैसे हम सोचते हैं चलो डिज़ाइनर बन रहे हैं तो डायरेक्ट हम फोटोशॉप सीखना स्टार्ट कर देते हैं, टूल्स वूल्स, लेकिन बहुत कुछ बेसिक है जो जैसे टाइपोग्राफी हो गया, इन चीज़ों पे स्टार्टिंग में मैं भी ध्यान नहीं देता था जब मैं फ्रीलांस करता था, बट ये सारा टर्म सीखने पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बिगनर्स को, स्टार्ट कर रहा है ये फील्ड। टाइपोग्राफी हो गया, कलर थ्योरी हो गया, तो इन चीज़ों का अगर नॉलेज होगा तो लॉन्ग टाइम तक, अब एआई आ जाए, अगर एआई आ भी गया बट वहाँ पे टाइपोग्राफी से हम अच्छा फॉन्ट पेयरिंग नहीं बना पाए तो वो तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना एआई यूज़ करने का। तो ये सारा टर्म सीखना ज़रूरी है। और जिस तरीके से एआई टूल इवॉल्व हो रहे हैं, उस तरीके से जो ये अडोबी टूल्स हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये रेलेवेंस रहेंगे आने वाले टाइम में, क्या लगता है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है इस पे, क्योंकि बहुत सारे नए ऐसे अचानक से एआई देखने को मिल रहा है जो कि सारा ही काम कर दे रहा है। राइट। जैसे वीडियो एडिटिंग में हम पहले प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट में कर रहे थे, आफ्टर इफेक्ट में बहुत टाइम लगता था। अभी रिसेंट वीडियो अगर आप हमारे पेज पे देखोगे, एक ब्रांड है वोल्ट्रा ईवी, उनके लिए हमने ब्रांडिंग किया था, और उस ब्रांडिंग को प्रेजेंट करने के लिए ना हमने काफ़ी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डाले हैं उस वीडियो में, जिसको अगर आफ्टर इफेक्ट में बैठे हो ड्रोन शूट, हाँ, तो वो आफ्टर इफेक्ट में अगर आप करने बैठो तो बहुत सारे एलिमेंट डाउनलोड करो, अलग से प्लगइन लगाओ, तो जाके होता था। बट वही हम टाइम के साथ अडेप्ट कर रहे हैं। तो मैंने और राहुल ने मिलके क्या किया, कुछ प्रॉम्प्ट डाले और एआई से बना लिया उसको। विद इन कितना 20 मिनट में वो बन के रेडी हो गया था। तो फिर सब कुछ फ्यूचर में टूल्स रेलेवेंस रहेंगे? मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल तो है, मतलब जैसे आफ्टर इफेक्ट वाला जितना भी इफेक्ट वाला सीन था वो सारा चीज़ तो आप एआई से कर लोगे, तो इतना रेलिवेंट नहीं होने वाला है। तो बस ये है कि आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, टाइम के साथ अडेप्ट करो। ये सारा तो टूल्स है, मेन तो आपका विजुअलाइजेशन और कॉन्सेप्ट पे है कि आपको क्या चाहिए रिजल्ट। आपको बस रिजल्ट से मतलब होना चाहिए कि रिजल्ट कैसा निकाल के दे रहे हो आप। मिंटू से जो अभी स्टूडेंट सीख रहे हैं, हाँ। वो टूल्स पे तो ज्यादा टाइम तो कोई फायदा ना करें, है ना? फायदा क्योंकि नहीं, बिकॉज टूल्स तो बिल्कुल ही टूल्स तो चेंज होने वाला चीज है। अभी 100% आफ्टर इफेक्ट पे आप वीडियो एडिटिंग बहुत नेक्स्ट लेवल कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, क्या पता कल को कोई एआई आ जाए जो आफ्टर इफेक्ट का काम पूरा ही कर दे प्रॉम्प्ट से, और ये पॉसिबल है। कर रहा है, डिस्क्रिप्ट करके कोई टूल आया भी है, मतलब एडिटिंग के अंदर, नॉट आफ्टर इफेक्ट का काम कर रहा है, बट यूज करते हैं अभी एआई के लिए क्लिंग चल रहा है, बहुत चल तो रहा है। वही जो अभी रिसेंट वीडियो है क्लिंग से किया हमने, बिल्कुल। बिल्डिंग का हमने शॉट डाला, ड्रोन शॉट, और क्लिंग को प्रॉम्प्ट दिया कि ऐसा कुछ हम ऐड बना रहे हैं, उसमें हमें ऐसा इफेक्ट चाहिए, और साउंड इफेक्ट के साथ वो जनरेट करके दे रहा है। अब हम आफ्टर इफेक्ट जब प्रीमियर में बैठ जाए तो साउंड इफेक्ट अलग डाउनलोड करो, उसको मर्ज करो, फिर उसको 10 बार सुनो, तब जाके वो सिंक होता था कहीं ना कहीं। कैसा लगता है उस टाइम पे जब आप आज से 4-5 साल पहले वही जो मैनुअल बना रहे थे? कभी तो और ये एक लगता click में आ रहा है ना कि यार इतना जो मेहनत किया है क्यों, जब एआई आके सब कुछ कर ही दे रहा है। मतलब इजी हो गया, बट कभी थोड़ा डर तो है कि यार क्या होगा इस इंडस्ट्री का, जैसे एआई जिस वे में घुसता जा रहा है। बट यही कि अडेप्ट कर लो तो आप बच जाओगे, मतलब ऐसे नहीं कि जॉब का कमी होने वाला है, बट हाँ एड्स वगैरह में तो फिर भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि अब जैसे प्रिंट का ऐड है, प्रिंट का ऐड में तो एआई से आप बना सकते हो, बट उसमें ह्यूमन टच तो चाहिए ही, क्योंकि एआई प्रॉपर अभी उस वे में तो बना के नहीं देगा ना। एआई से आप टाइपोग्राफी अच्छे से फॉन्ट पेयरिंग वो तो नहीं कर सकते हो अभी, जितना मुझे पता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना, मतलब थोड़ा सा और बाहर आके बात करते हैं। हाँ, बहुत कुछ कर रहा है एआई, है ना? फॉन्ट पेयरिंग वेयरिंग सब कर रहा है, आइडियोग्राम के ऊपर लोगो तक बन रहे हैं, एवरीथिंग वो हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ इमेज जनरेशन के लिए वैसे अभी अब मैं चाह रहा हूँ ये पॉडकास्ट ना, जैसे अब आप एक एजेंसी बिल्ड कर चुके हो, आपने एक जर्नी तय की है, हम लोग कर चुके हुए हैं, है ना? हम लोग भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं चीजों को, ऑब्वियस है डिजाइनिंग भी कर रहे हैं सभी। अभी कोई डिजाइनर अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा है या कोई करियर परस्यू कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ उसको थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए। मतलब ऐसा नहीं डर का माहौल हो जाएगा, नहीं डर का माहौल नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ थोड़े अलर्ट हो जाए। फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी तो साथ में ही आएगा। फ्यूचर देखो, आपको भी नहीं पता, फ्यूचर मुझे भी नहीं पता, हम दोनों प्रेडिक्ट करके ना शायद कोई कंक्लूजन पे निकलाएं, ठीक है, कि यार इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी हमें समझ में आया कि यार सीखना पड़ेगा, एक ये भी चीज समझ में आया ना कि यार टूल्स पे अपना टाइम वेस्ट ना करो यार, जो हम लोग पहले बहुत करते थे भाई, एक छोटे टूल सीखने पे ध्यान दे रहे हैं, वेबसाइट्स के ट्यूटोरियल्स के, उन पे बैठ के ट्यूटोरियल्स देखते हैं दिन रात, बट अब वो टाइम की तो जरूरत ही नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अभी अगर देखोगे तो हमने जितना टूल सीखा है, चाहे 3D का हो चाहे वीडियो एडिटिंग का हो, बहुत माथा लगाया भाई, दिन रात भर हम टूल सीख रहे होते थे कि अगर कुछ ग्लो कराना है उसके लिए आफ्टर इफेक्ट सीख रहे हैं, बट अब वो सब एआई के आने से सब इजी हो चुका है। तो एआई तो खाने वाला है, वीडियो एडिटर का जॉब तो खाने वाला है। नहीं, जॉब तो बहुत सारी खाने वाला है,
बहुत ही सारी कहानी बट वाला है, इसमें already भी खा ये चुका है। चीज़ है कि आप ऐसा नहीं है कि कोई भी आके एआई को यूज़ करके उस लेवल का रिजल्ट निकाल सकता है जैसा हम निकाल सकते हैं, चाहे जो एक्सपर्ट हो चुका है। वो तो obvious है, इस difference चीज़ रहेगा। के लिए वही है कि आपको थोड़ा सीखना है। आपके पास अगर डिजाइनिंग का अच्छा नॉलेज है तभी आप रिजल्ट अच्छा निकाल पाओगे ना। हाँ, बस ये पॉइंट है एक कि अपनी क्रिएटिविटी अब मैटर करती है। वही आपकी क्रिएटिविटी कितना है, आप सोच किस लेवल पे पा रहे हो, तभी रिजल्ट आपका एआई से भी आ पाएगा। नहीं तो आप एआई से भी कुछ नहीं कर सकते हो। निकाल सकते, कुछ भी नहीं निकाल तो सकते। टूल्स पे ध्यान मत दो, डिजाइन के मतलब जो बेसिक्स होते हैं उस पे ध्यान दो, कैसे क्या आपको आउटपुट चाहिए उस पे ध्यान दो, तो आप किसी भी चीज से निकाल सकते हो। एआई भी अगर देखो तो सिंपल टूल ही तो है। एग्जैक्टली। तो इतना कुछ सीखना नहीं है उसके लिए। प्रॉम्प्टिंग तो चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट निकाल लो तो इजी हो गया है वैसे तो। अब जो टाइम हमें घंटों देने पड़ते थे वीडियो एडिटिंग में, अब जैसे इसी पार्ट को अगर मैं 3D सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करता तो बहुत लंबा हो जाता वर्ल्ड ट्राइवी के लिए जो हमने ऐड बनाया था अपने पेज के लिए। बट वो एआई के आने से 20 मिनट में निकल के रेडी हो गया। बट ये सोचना कि उस एड में ये इफेक्ट लगाया जाए, या तो फिर अगर हम यही प्रिंट तो एक बना रहे हैं, हाँ प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट में भी अगर हमें लेट्स से इलस्ट्रेशन है, अब इलस्ट्रेटर्स का बोलते हैं कि काम कम हो गया ऑब्वियसली क्योंकि प्रॉम्प्ट से चीजें बन रही है ना। वाकई में हुआ भी है, बट वो थॉट देना कि सर ये स्टाइल में हम बनाएं और फिर वो स्टाइल निकलवाना कि पोली स्टाइल में तो वही करें, उनको स्टाइल का तो नॉलेज वो नहीं होना चीज़- होगा अगर नए हैं वो तो। राइट, इसीलिए डिजाइन इस टर्म पे सीखना फोकस जरूरी किया है। जाए। हाँ क्योंकि वही है कि एक अच्छा डिजाइनर ही एक अच्छा एआई प्रॉम्प्ट दे सकता है रिजल्ट निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप डिजाइनर नहीं हो और आप उस लेवल का डिजाइनर के लेवल का प्रॉम्प्ट निकाल सकते हो, डिजाइन निकाल सकते हो। तो उसके लिए तो हमारा जो माइंड है वो आपका हमारा वो तो चाहिए डिजाइनर के पास कि क्या रिजल्ट आउटपुट आए। उसके लिए तो विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। बट लोगोस वगैरह की जॉब मुझे लग रहा है कि पहले से कम हुई है। लोगोस के थोड़े से तो है कि एआई सब करके दे सकता है मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्लाइंट्स भी आए हैं जो बोल रहे ये तो हम एआई से निकाल लेते हैं। एक अभी रिसेंट क्लाइंट आया था हमारे पास, वो कहना था यार तुम जो बना रहे हो मज़ा नहीं आ रहा है, ये तो मुझे एआई से निकाल के जो आ रहा है वो तगड़ा है। अब हम क्या बोले, क्योंकि हमारे से सच में एआई का काम कुछ कुछ अच्छा है लोगों के मामले में, क्योंकि जैसा उनको विजन चाहिए था उन्होंने एआई से निकाल के रखा हुआ था और वो नॉर्मल है। तो कुछ चीज़ में एआई कोई नॉर्मल बंदा भी यूज़ करके अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है। तो ऐसे पर्सनली वैसे आपको क्या लगता है आज एक क्लाइंट को ब्रांडिंग के ऊपर पैसा स्पेंड करना चाहिए, लोगों के ऊपर स्पेशली स्पेंड करना चाहिए मेरे हिसाब से? क्योंकि अगर जैसे वही फिर से एआई का अगर बोले, एआई से लोगो बना लेगा ब्रांड, बट अपना एक आइडेंटिटी नहीं बना पाएगा प्रॉपर। एआई थोड़ा बहुत दे देगा कि हाँ उनको स्क्रिप्ट दे देगा कि आपके ब्रांड में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बट वही ना ब्रांड प्रेजेंस। जैसे आप मैकडी देख लो, बहुत पुराना ब्रांड है। डोमिनोज देख लो, बहुत पुराना ब्रांड है। अब एआई को अगर आप बोलोगे वो रेफरेंस दे देंगे ना कि मैकडी जैसा। नहीं अब रेफरेंस नहीं, आप जैसे नाम सुनते ही देखो कलर पैलेट हमारे पास आ रहा है मैकडी का ब्लू, मैकडी का नहीं सॉरी जोमेटो अरे यार डोमिनोज का ब्लू और रेड है। तो अब ये चीज़ एआई अभी नहीं कर रहा है ना प्रॉपर। जैसे अभी रिकॉल वैल्यू बना हुआ है इन ब्रांड का, जैसे कोको कोला हो गया है, रेड कलर हमारे माइंड में कब से बैठा हुआ है। तो ये चीज़ में एआई बस आपको बता देगा, बट ऐसे प्रॉपर आइडेंटिटी ब्रांड जो गाइडलाइन बनता है वो बना के तो नहीं दे रहा है अभी एआई। बट आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता है। कि अगर इसको फिर दोबारा फ्यूचर टेंस में बात करें, अगर ये हो जाए फिर तो अभी भी वैसे हो रहा है, सच बताऊं वैसे अभी भी हो रहा है। हाँ, एक क्लिक के अंदर या 2 क्लिक के अंदर आप पूरी ब्रांड आइडेंटिटी भी डेवलप करा सकते हो। अच्छा मैंने ट्राई नहीं किया है, हमारा काम बच जाएगा वैसे अगर ऐसा हो रहा है तो। लेकिन हाँ फिर तो थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि अभी जो हमारा मेन सर्विसेज अगर आप देखोगे तो ब्रांड आइडेंटिटी है, और इसमें हम काफ़ी रिसर्च करते हैं। मतलब चैट जीपीटी का यूज़ लेते हैं हम लोग, कोई नया ब्रांड लेके आ रहा है मार्केट में तो उनके लिए हम काफ़ी रिसर्च करते हैं, तब जाके उनको कलर पैलेट उनके ब्रांड के अकॉर्डिंगली फॉन्ट ये वो सब कुछ देता है। बट अगर एआई सब कुछ कर दे तो हो सकता है कि हमारा टाइम बच जाए, और ये भी हो सकता है कि ब्रांड हमारे पास आए ही ना, वो बोले कि भाई हम खुद ही कर लेंगे, तुम्हारा क्या जरूरत है। तो यहाँ पे सेल्स पर्सन वाला माइंडसेट आपको चाहिए होगा कि आप बेचोगे कैसे। राइट तो यहाँ सबसे मेन टर्म है कि आप बेच कैसे सकते हो। अब मैं बोलूंगा ना उनको कि भाई एआई जो कर रहा है, क्योंकि एआई से तो सब करा रहे हैं आप। अब देखो सर, मैं जैसे अगर मैं गया क्लाइंट बोल रहा है कि मैं तो एआई से कर लूंगा, अगर मैं उनको बेचने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा सर एआई सब कर रहा है, अभी जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है सर अब ह्यूमन टच चाहिए होगा लोगों को। इस वे में मतलब मैं सेल कर सकता हूँ। तो उनको मैं ये बोलूँगा कि सर आप एक बार हमसे करा के देखो, फिर मैं अपना कुछ काम दिखा दूंगा। तो इसमें मैं सेल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे रवि सही टर्म निकल के आई है। अभी डिजाइनर को डिजाइनर नहीं सेल्समैन बनना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि बनना ही पड़ेगा। पता है क्या चक्कर है? अब कंपैरिजन दिखा के ही चीजों को बेच पाओगे, नहीं तो नहीं। जैसे अब एक अभी हम देखते हैं जैसे किसी भी मार्केट में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी ठीक कराने जा रहे हैं तो 10 गाड़ी वाले हैं।
अब कौन सा हमें कन्विंस करता है उससे अब करवाते जैसे हैं हम हम गाड़ी ठीक। डिटेलिंग डेविल्स, आप गाड़ी का नाम लिया, डिटेलिंग डेविल्स हमारा क्लाइंट है, जी। मतलब वो भाई सौरभ भैया, सौरभ आहूजा, मतलब बहुत बड़े आप बोल सकते हो उधर के मार्केट हेड बोल सकते हो इस डिटेलिंग कार है डिटेलिंग वाले मुझे में। पता है डिटेलिंग। तो उनके लिए हम अलग अलग ब्रांड्स के लिए काम करते हैं। किस टर्म में ये बताने वाला था, ये तो मैं भूल ही गया। बता दो जिस मिलिट्री टर्म में। हाँ, सेल्स पर्सन। हाँ तो उनका बहुत सारा मल्टीपल बिजनेस आपको है। डायरी पेन दे दूं मैं? हाँ, मैं लिख पॉइंटर्स भूल जाता हूँ। लिखते लिखते बोलते बोलते दे दो। ये ले, किस टर्म में सौरभ भैया का कुछ तो बताने वाला था। लो आप। ओके, माइंड में आता है फिर भूल जाता हूँ। आज आपको हम जाते हो एक डायरी पेन गिफ्ट करके भेजेंगे। हम कहाँ पे थे? इससे पहले हमारा क्या सौरभ बात चल भैया रहा पे थे, था? इससे पहले बात कर रहे थे कि सेल्स पर्सन होना पड़ेगा, कि क्लाइंट को कन्विंस करना रहेगा कि एआई से अगर मेजर, हाँ मुझे जो बेसिकली कन्वर्सेशन से निकल के आया कि एक डिजाइनर को सेल्समैन बनना पड़ेगा। हाँ बस ये तो अच्छा ये जो crux सौरभ निकला। भैया, अभी जैसे मैं सौरभ भैया से मिला इंस्टाग्राम के थ्रू, हमारा दोस्ती हुआ। सौरभ भैया ही थे वो जो अपना लोगो एआई से बना के लेके आए थे हमारे ठीक है। पास। अराबा उनका एक अभी कैफे आ रहा है दिल्ली में, दिल्ली के ऑल ओवर इंडिया में आने वाला है। तो भैया ने बढ़िया लोगो बना के हमारे पास लेके आए कि भैया देखो तुम क्या बना रहे हो, ये तो हम एआई से बना रहे हैं। ठीक है। 2 मिनट के लिए तो मैं डर गया। और मैं, क्योंकि जिनके पास बैठा हूँ उनके पास इंडस्ट्री का खतरनाक नॉलेज है, हर चीज़ का नॉलेज है, क्योंकि वो बहुत सारा बिजनेस रन कर रहा है। फिर हमने उनको बताया कि भैया वो एआई टच है, कुछ मैनुअली करा के देखो। फिर हमने उनके लिए बहुत ही सुंदर ब्रांड गाइडलाइन बनाया है। वैसे मैं आपको भेज दूंगा, एक बार आप उसको चेक करना, बहुत ही प्यारा गाइडलाइन बन के निकला, उनको पसंद भी आया। तो वही है कि वहाँ पे थोड़ा सा मैंने सेल्स पर्सन वाला दिमाग लगाया, उनको मैंने बताया, तो कंपैरिजन दिखा के फिर वो चीज़ सेल कर पाया मैं उनसे। तो ऐसा नहीं है, वही सेल्समैन वाला अगर माइंडसेट है आपका तो कर लोगे, कितना भी आ जाए कुछ भी आ जाए। तो एक डिजाइनर को अब सेल्समैन बनना पड़ेगा। ये हाँ ये फंडा क्लियर हो गया। ये ही मतलब अभी मेरे को ऐसा लगता है जितने भी डिजाइनर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं है ना, और डरे पड़े हैं कि एआई आ गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, सिर्फ सेल्समैन बनना पड़ेगा आपको। सेल्स के लिए आप 2-4 क्लासेस ले लो है ना, और आप अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखा सकते हो, बता सकते हो अपनी सर्विस को, देन यू कैन सेल। वही मेन तो वही है। फिर चाहे आप एआई से बना रहे हो चाहे मैनुअल बना रहे हो, कुछ मैटर फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जहाँ पे जैसे मैं जॉब कर रहा था ना 2 एजेंसी में, वहाँ पे भी ये दिखता था कई बार बहुत ही खराब डिजाइन जो है, मतलब जैसे हम डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो बहुत ही बेकार डिजाइन है वो, बट जो सेल्समैन होता था वो बीच के आ जाता था। तो उससे मुझे ये पता चला कि यार सेल्स वाला कुछ भी कर सकता है। तो वही है कि एआई कितना भी कुछ आ जाए, अगर आपको थोड़ा सेल्स का नॉलेज हो जाए तो आप कुछ भी बेच के आ जाओगे। अरे मैं तो अभी रिलेट कर पा रहा हूँ, ये डायलॉग भी गंजे को कंगी बेचने वाला डायलॉग इसलिए बना है, इसलिए बना है। तो वही है कि बेच सकता है वो। तो यही तो है कि अभी अडेप्ट करना पड़ेगा। अडेप्ट में हो गया कि थोड़ा एआई लर्न कर लो और साथ में सेल्स सीख लो। यार ये सेल्स की टेक्निक ही तो है ब्रो। बिस्लेरी का पानी हम जो पानी फ्री में अवेलेबल है पूरे अर्थ क्यों पी रहे हैं हम, पैसों में पी रहे हैं। वही ब्रांडिंग और इनका वैल्यू बन चुका है। सेल्स कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, दिखा के बेच रहे हैं। तो वही है, जो दिखता है वो बिकता है, वही वाला सीन है। सेल्स मतलब क्या माइंड मैनिपुलेट क्या किया है कि मतलब जो पानी बचा है वो पीने लायक ही नहीं बचा है। बिल्कुल बस वही इतना सा है। अभी क्या है, एयर प्योरीफायर की पता नहीं जरूरत है नहीं है, बट इतना फील करा दिया गया कि एयर अभी जो वो क्वालिटी एयर बची नहीं है, वही जो आप इनहेल कर रहे हो। नोएडा में हर घर में आपको देखने को मिलेगा। नोएडा दिल्ली में हमने भी वहीं से ऐड देख के ही लिया कि चलो लेना पड़ेगा अब तो बहुत यार ज्यादा। नोएडा में तो है, मैं एड्स नोएडा की देख देख के मैंने घर पे लगा लिया। बताओ आप चंडीगढ़ में इतना इतनी दूर रह रहे हो नहीं है। चंडीगढ़, जबकि यहाँ पे इतना कुछ पॉल्यूशन है भी नहीं कंपेयर टू दिल्ली नोएडा। डिजाइनर नहीं सेल्समैन बनो। हाँ, सिंपल ये तो मेन है कि डिजाइनर नहीं, आप डिजाइनर के साथ आपको सेल्समैन बनना ही पड़ेगा। सेल्समैन बनने के साथ साथ और भी बहुत कुछ बनना पड़ेगा अगर एज अ डिजाइनर आपने अपना काम करना है। हाँ, बहुत कुछ क्या क्या बनना पड़ता है। एक तो अकाउंटेंट बनना पड़ता है। अकाउंटेंट बनना पड़ेगा, आप रिसर्च एक भी प्रॉब्लम भी बता रहे थे कि अगर बाहर के क्लाइंट्स के साथ, बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना है तो उनको रजिस्टर्ड कंपनी भी चाहिए होती है। हाँ, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे से स्टार्टिंग डेज में इसलिए भी चले गए हैं कि हमारा कंपनी रजिस्टर नहीं होता था। आप ऐसा नहीं कि प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करके ही करो, बट आप ऐसे नॉर्मल भी रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी करके आप एलएलपी करके भी आप कर सकते हो। बट हमने प्राइवेट लिमिटेड किया क्योंकि हम 2 लोग थे, तो हमें करना था। 2 लोग होता है उसमें, तो हमें विश्वास नहीं था एक दूसरे पे। नहीं, बता सकते हो हमारा तो 50-50 का है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास का तो कोई बात ही नहीं है। तो हमने स्टार्ट किया, लेकिन हाँ स्टार्टिंग डेज में प्रॉब्लम आने के कारण ही हमने रजिस्टर किया, क्योंकि बहुत जो बड़े एमएनसीज कंपनी होता है उनको चाहिए होता है कि प्रॉपर हम एग्रीमेंट करके करेंगे आपसे काम, वेंडर ओपन होगा आपका हमारे कंपनी में। तो उस केस में आपको एज ए इंडिविजुअल कभी काम नहीं मिलेगा। तो हम तो इंडिविजुअल थे, तो हमारे पास क्लाइंट तो आ गया हमारा प्रोफाइल देख के कि भाई काम तो तगड़ा कर रहा है, तो इनके पास सब कुछ रेडी होगा। बट जब वही वेंडर रजिस्ट्रेशन का बात आया, हमारे पास कंपनी नहीं है, तो इस चक्कर में लाखों का हमारा लॉस भी हुआ है स्टार्टिंग में। फिर जाके हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन किया, तब जाके अब प्रॉपर एक वे में हम काम करते हैं।
और हाँ, इससे एक फ़ायदा भी हुआ है। बहुत सारे स्टार्टिंग डेज में क्या होता था, क्लाइंट आए और उनसे हमारे पास बात है, कोई एग्रीमेंट नहीं है कि चलो अभी 50% पे करेंगे, आप काम करोगे फिर पेमेंट होगा, या तो फिर आप काम करो फिर पेमेंट होगा। तो ये एग्रीमेंट कराना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट्स के साथ, ताकि आपका पेमेंट फंसे ना। तो स्टार्टिंग में हम करते थे, काम कर दिया, पेमेंट फंस गया, आप बोल रहे हो क्लाइंट फ़ोन नहीं उठा रहा है, इस केस में क्या करोगे? बट अगर एग्रीमेंट है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो, लीगल एक्शन हो सकता है क्लाइंट पे। वैसे कभी हुआ है ऐसे केस? कहाँ कई बार स्टार्टिंग डेज में तो क्लाइंट भग जाते थे, काम मतलब हमने पूरा कर दिया है, क्लाइंट का पता ही नहीं है कुछ। बट अब हमने एक चीज़ फॉलो कर लिया है कि जब तक 50% नहीं आएगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। नहीं 50% पे कर दिया आपने, एग्रीमेंट कर रखा है, उसके बाद क्लाइंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फिर कुछ क्लेम किया हो ऐसा लीगल तो एक्शन? हम फिर लीगल तक तो नहीं पहुंचे, कौन ही इतना टर्म में फंसे, तो हमने उनका काम ही बंद कर दिया, हमने उनको डिलीवर नहीं किया। ये करते हैं हम, अगर हमारा पैसा फंसा तो हम डिलीवर नहीं करेंगे। तो कई बार हमने ऐसे उनका प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया है बीच में। आगे बढ़े, एक गेम करें। ये आप ना कुछ कर रहे थे ना, मेरे को उससे गेम आ गया एक, ठीक है ना, क्योंकि एक डिजाइनिंग गेम है ना, क्योंकि बिकॉज आपने इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स बनाए हैं और आपको इतनी नॉलेज भी है ना। आपने बताया डोमिनोज ब्लू कलर है ना, तो कलर्स गेम ही है। मैं कुछ ब्रांड्स के नाम लूंगा, तो आपने बताने हैं ताकि इन ऑडियंस को भी पता लग पाए, क्लाइंट को भी पता लग जाए कि कलर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रांड्स के लिए, ठीक है ना। तो KFC रेड एंड ब्लैक, स्टारबक्स ग्रीन, सबवे ग्रीन एंड येलो, डोमिनोज ब्लू और रेड, बर्गर किंग आई थिंक ऑरेंज एंड येलो, पिज़्ज़ा हट रेड एंड ब्लैक, डंकिन का मुझे आइडिया नहीं है। पिंक ऑरेंज है। यस, ओके। तो देखो ब्रांड ने रिकॉल वैल्यू कैसे बनाया, कलर से। टैको बेल आई थिंक ब्लू, टैको बेल का मुझे याद नहीं है, रेड और ब्लू है आई थिंक। पर्पल ब्लैक, अरे हाँ पर्पल पिंक। मैं दिल्ली मतलब बेसिस पे टैको बेल, वेंडीज रेड, वो रेड है आई थिंक, रेड है हाँ। मैकडी तो शायद शालोनिशा पॉडकास्ट। ये तो बहुत सारे कलर हो जाएंगे फिर, कलर पे यार तो बहुत सारे थोड़ी है। नहीं मतलब आप तो इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट हो, आप तो कुछ भी बना रहे हो ना, मेन तो ये है आप सब कुछ कर सकते हो, तो आपके लिए तो मल्टीपल पूरा कलर पैलेट ही आपका ही है। हम तो डिजाइनर्स हैं, हमारे लिए तो सारे कलर पैलेट है। हाँ लेकिन मेन अगर बात करोगे तो पिंक, मैं नहीं करनी। तो ये फायदा होता है कलर का, ये कलर का फायदा होता है, बिल्कुल सही बात है। कलर इसलिए इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये गेम भी इसलिए था ताकि क्लाइंट्स को पता लग जाए कि कितना वैल्यू है, खाली लोगों के लिए भागता है, उसको मिलता क्या क्या है। तो इंडियन ऑडियंस मतलब जो है ऐसा यहाँ पे माइंडसेट बन गया कि यार लोगो बनाओ ब्रांड स्टार्ट कर लो, ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे रिसर्च करो। अब इतने जो बड़े ब्रांड्स हैं वो कलर पे भी कितना ध्यान दे रहे हैं, राइट। तभी तो अभी देखो नाम सुन के हमें पता है कि ये कौन सा ब्रांड है। बट अब जो इंडियन ऑडियंस है, जो नया स्टार्टअप है, उनको समझ नहीं आता ये चीज़, बहुत समझाना पड़ता है तब जाके उनको समझ में आता है इस चीज़ का वैल्यू। और ये फॉरेन वाले जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको सब कुछ पता है, वो इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। फॉरेन के क्लाइंट्स हैं आपके पास? हाँ काफ़ी, हमने ब्रांडिंग किया। बेसिकली वो लोग भी जो फॉरेन से हमारे साथ क्लाइंट्स हैं वो चंडीगढ़ बेस हैं, वो लोग बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, चाहे इंडिया में कहीं से हैं वो बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, उनके लिए हमने काफ़ी ब्रांडिंग किया हुआ है। ठीक है। ऐसे यूएस के लिए हमने काफ़ी किया है, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड के लिए काफ़ी किया है, और हैं वो ओरिजिन इंडिया का ही, बट उनको नॉलेज है कि भैया बाहर मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो पैसे में भी किचकिच नहीं करते हैं और उनको ब्रांड गाइडलाइन का वैल्यू है, तो उन पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है हमें। इससे मुझे मेरे क्लाइंट याद आ गया, मैंने मैसेज किया हुआ था, बात करनी थी मैंने, कोई ना इंडिया के यही यूएसए में है वो। हाँ तो उनके साथ आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आया होगा आई थिंक। नहीं उनके साथ नहीं है, बाहर वालों के साथ कम आता है, उनको नॉलेज है इंडस्ट्री का कि हाँ क्या चल रहा है, तो इंडियन स्टार्टअप्स के साथ प्रॉब्लम है ये चीज़। तो अभी उनको बहुत समझाना पड़ता है, समझ तो वो भी जाते हैं, बट कई बार बोलते हैं यार लोगो बनाने का तुम इतना क्यों चार्ज कर रहे हो, बट उनको ये बैक एंड पे हम क्या रिप्लाई क्या करते हो फिर जब बोलते हैं कि एक लोगो छोटा सा लोगो बनाना है? प्रोसेस बताते हैं ना कि सर ऐसे तो उठा के हम आपको फ्री पिक से भी दे देंगे, आप भी बना लोगे कैनवा पे, बट हमारा रिसर्च होता है, हम लोगो एलिमेंट क्या यूज़ करके बना रहे हैं, वो हर चीज़ हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि अच्छा इस पर रिसर्च होता है। नहीं तो बहुत को तो ऐसा लगता है कि यार ये डाउनलोड करके ही दे रहा है। और कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने मार्केट भी ख़राब करके रखा हुआ है, सर हम 500 में बना देंगे। अब वो क्लाइंट सोचता है भाई 50,000 क्यों दे इसको जब 500 में बन रहा है उधर। तो ये भी थोड़ा सा जो बिगनर लेवल पे जो काम करे डिज़ाइनर, उन्होंने मार्केट ख़राब कर दिया है पूरा। अच्छा, एज अ डिज़ाइनर आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है जिनकी आपको ब्रांडिंग अच्छी लगती है? ऐसे तो बहुत सारा ब्रांड है, जैसे अभी अगर एविएशन में बात करूँ तो एयर इंडिया ने बहुत ही अच्छा ब्रांडिंग किया था, अगर आपको याद हो तो रीमैप जो किया था, उसमें आप देख सकते हो उनका जो लॉन्च वीडियो था वो भी कितना प्यारा था,
Crazy यूट्यूब पे जो ऐड डाला था उन्होंने, इंस्टाग्राम पे डाला था, मुझे एयर इंडिया का जो रीब्रांडिंग था बहुत पसंद आया था। और इसके साथ साथ अगर आप अलग फील्ड में जाओ तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं वैसे तो। स्टारबक्स भी देख लो एग्जांपल के लिए, कितना नीट एंड क्लीन लग्जरी, देखने से ही फील आ जाता है कि हाँ कोई अच्छा ब्रांड है। तो कलर भी, कलर सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ब्रांड्स का आपको देखने से समझ में आ जाएगा। अब हम मतलब ब्रांड कलर और ब्रांड टाइपों से भी समझ सकते हैं कि ये लग्जरी ब्रांड है। अब ज़ारा, H&M देख लो, अच्छा ब्रांड में काउंट होता है। अब इससे ऊपर चल जाओ, डियोर देख लो, कितना सिंपल और क्लीन है। तो इस चीज़ से भी हम समझ सकते हैं कि ब्रांडिंग का कितना वैल्यू है। वर्साचे देख लो, नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा है, इतना बड़ा ब्रांड है, और उनके ब्रांड मतलब लोगो से ही आप समझ सकते हो कि क्या है। और जैगुआर पसंद आया था? जैगुआर का ब्रांडिंग बहुत ही बुरा था, बहुत बुरा था, फेल भी हुआ, सब देख रहे थे। LGBTQ कम्युनिटी बना दिया जैगुआर को, जबकि जैगुआर आप नाम से ही देख सकते हो, यहाँ टाइगर वाला फील था और कहाँ से उसको बिल्ली बना दिया। तो ये थोड़ा गड़बड़ तो लगा था मुझे स्टार्टिंग में। हमें मतलब बहुत लोगों का करना था यार कुछ, क्योंकि अपने डिज़ाइनर कम्युनिटी में बहुत लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। बहुत सारा मैंने वीडियोस देखा इंस्टाग्राम पे, ये नाम लूं ले दो। अनिक जैन का मैंने वीडियो देखा। क्या कहते वो? मतलब उनको पसंद आ रहा था, बहुत लोग ऐसे डिजाइनर्स को देखा जिनको वीडियो पसंद आ रहा था वो तो जैगुआर। आपको क्या लग रहा था, नंबर बना रहे हैं या रियलिटी शेयर कर रहे हैं? वायरल होना था सबको। बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा था कि यार ये क्या बना दिया। वही शेर को बिल्ली बना दोगे और प्रेजेंट करोगे मार्केट में तो कहाँ से चलेगा वो। क्योंकि तो वो फेल हो गया। जैगुआर क्योंकि पहचान ही उसका टाइगर था। उस वे में उसको अगर कुछ रीब्रांडिंग किया जाता तो वो अभी तक का मेरा मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था जैगुआर के साथ कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ब्रांड डुबाने का अच्छा तरीका है। तो वो तो अच्छा नहीं था। एक किसी डिजाइनर ने तो ऐसे भी डाला था कि जैगुआर कार लेने जा रही थी बट मैंने नहीं लिया, ऐसा करके बहुत सारा ट्रोल हुआ उसके बाद। तो वो ब्रांडिंग के बाद तो जैगुआर डूब ही गया, अगर आप देखो तो मार्केट से हट गया अब तो। अच्छा, वैसे फ्रीलांस करके ज़्यादा मज़ा आ रहा था या अब एजेंसी के बाद ज़्यादा मज़ा आ रहा है? देखो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है ना, आपका अपना एक्सपीरियंस मतलब मैं जहाँ मैंने काम किया हर चीज़ का अलग अलग एक्सपीरियंस है। मैं वो वैसे जनरली ओवरऑल अगर बात ओवरऑल तो अपना में फायदा, अभी मज़ा आ रहा है, अभी ज़्यादा मज़ा, अभी कंपनी स्टार्ट करके ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सुकून है। हाँ बहुत सुकून है, क्योंकि अब मेरे पास टीम है, जब मर्जी छुट्टी ले सकता हूँ, अगर मन किया ऑफिस गया, नहीं गया। आपने बोला ना बहुत सुकून है, मुझे ऐसे यकीन सा नहीं हुआ। नहीं सुकून है इस वे में क्योंकि मेरे पास पार्टनर है। अब राहुल मैनेज कर लेता है तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। मैं मेरा मन हुआ तो मैं गया, नहीं हुआ तो नहीं गया, ऐसा सीन है। जब राहुल छुट्टी ले लेता है जब राहुल छुट्टी ले तो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर तो कंपनी डूब ही जाए, ऐसा सीन है। मतलब दो हैं तो मैनेज हो जाता है हमारा। बस ये है, सुकून तो नहीं बोलूँगा, कई बार स्ट्रेस भी हो जाता है कि यार, क्योंकि यहाँ पे ये है कि कोई बोलने वाला नहीं है, खुद को बोलना पड़ता है कि यार करना पड़ेगा। यहाँ पे तो कोई सुनाने वाला नहीं, कोई मैनेजर नहीं हमारे ऊपर, हम ही मेन है। तो खुद को कई बार मोटिवेट करना पड़ता है कि तू नहीं करेगा तो फिर तो डूब जाएगा, ऐसा सीन है। बट ये चीज़ का सुकून है कि कोई अब हमारे ऊपर बोलने वाला है। कई बार हमने ऐसा भी किया है कि क्लाइंट को समझ नहीं आ रहा है और हमें क्लाइंट समझ में नहीं आ रहा तो हम सीधा मना कर देते हैं कि नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ का है, फ्रीडम तो है, अपने काम में बहुत फ्रीडम है। तो जैसे आप, मैंने देखा कि आप बिलबोर्ड्स भी काफ़ी करते हो, बिलबोर्ड डिज़ाइन भी और बिलबोर्ड फॉर्मेट में CGI भी करते हो। हाँ। सो बिलबोर्ड से एक्चुअल में बिजनेस में फ़ायदा होता है, सेल्स आती हैं, या फिर जस्ट प्रेजेंस के लिए होते हैं? जनरली जैसे आप बात भी करते हो ब्रांड से, हाँ, तो वो किस विजन के साथ बनवाते हैं? विजन उनका सिंपल होता है कि मुझे तो लीड ही चाहिए। ओके। लेकिन हाँ, बहुत से, जैसे मैं रियल एस्टेट के लिए करता हूँ बिलबोर्ड्स, तो उनका तो ये होता है कि मुझे मार्केट में, मैं नया आ रहा हूँ, मुझे प्रेजेंस चाहिए, लोग इस नाम को जाने। तो बहुत लोग बस नाम के लिए भी करते हैं कि जैसे इनको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं चाहिए होता है, उनको चाहिए कि मेरा ब्रांड रिकॉल वैल्यू बनाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़े ब्रांड से समझ सकते हैं, छोटे वाले को पैसे लगाने में ही उनका हालत खराब हो जाएगा। क्योंकि बिलबोर्ड का रेंट ही अगर आप देखो तो 1 लाख 1.5 लाख होता है मंथली, बस उस पर ऐड लगाने का। राइट है। तो बड़े ब्रांड्स लगा रहे हैं, उनको पता है कि बस हमारा रिकॉल वैल्यू होगा। आप जैसे कोई ब्रांड देख लो, कोई भी बड़ा ब्रांड देख लो, ऑडी देख लो फॉर एग्जांपल के लिए, उनको अगर वहाँ पे ऐड लगा तो ऐसा नहीं है कि सब कोई वो ऐड देके खरीद लेगा ऑडी, बट वो हर तरफ ऑडी 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 BMW दिखाना चाह रहे हैं ताकि माइंड में रहे, रिकॉल वैल्यू बना रहे। तो इसी वे में एक ब्रांड था, श्री डिवाइन ग्रुप, रियल एस्टेट का ब्रांड है, मथुरा वृंदावन से है। तो उनका भी जब वो हमारे पास आया था तो उनका यही कहना था कि हमारा जो अभी कम्युनिकेशन है बहुत ही, मतलब उसको ईजी वे में आप कैसे बना के दिखा सकते हो। तो हमने बनाया था और उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ मैं ये बता रहा हूँ। ब्रांड्स जिनसे हम कांटेक्ट में थे उनका कहना था कि आपने जो बनाया है हमें तो अच्छा लगा ही, बट उससे हमारे लोकल से काफ़ी मतलब ये आया कि जो आपका ऐड लगा हुआ है सर बहुत ही यूनिक है,
तो रिकॉल वैल्यू बना उनका उधर। वृंदावन में बहुत ही यूनिक कैंपेन हमने बना के लगाया था बिलबोर्ड पे, ओके। तो रिकॉल वैल्यू उनका बन गया। अब जो लेने वाला भी होगा उसके माइंड में तो ये होगा कि अच्छा ऐसा भी कोई बिल्डर है वहाँ पे। तो ये ऐसी चीजों को लॉन्ग वैसे भी टर्म के लिए इमीडिएट सेल तो वैसे हाँ, भी नहीं हो इमीडिएट सकती। सेल तो रियल एस्टेट में तुरंत होना पॉसिबल नहीं है वो। लेकिन हाँ, रिकॉल वैल्यू अगर बना लिया तो कोई वृंदावन में लेना चाहे तो एक बार माइंड में तो जरूर रहेगा कि अरे यार उसने कुछ अलग किया था, एक बार बात करके देखता है। हम डिजाइनर वे में बोल रहे हैं कि वो अलग था, बट अब जैसे कोई नॉर्मल बंदा है तो वो ऐड देखेगा, उसको समझ में आया कि यार ये क्या था, क्या देखा था, तो इस वे में याद रह जाता है कई कई चीज़। तो यहाँ से ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है, शॉर्ट टर्म रिजल्ट तो नहीं आता है बिलबोर्ड से। मतलब क्लाइंट्स को भी ये चीज़ क्लियर होती है। हाँ, क्लाइंट को ये क्लियर होता है क्योंकि जो बिलबोर्ड कराने आ रहा है उनको पता है कि इंस्टेंट इससे रिजल्ट नहीं आना है, बस हमें रिकॉल वैल्यू चाहिए। ब्रांड को हमें हर तरफ ब्रांड दिखना चाहिए। नोएडा, दिल्ली जैसे शहर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ब्रांड बस अपना लोगो लगा के छोड़ देते हैं। अब उससे क्या फ़ायदा होगा उनको? ऐसे हम जब ऐड देखते थे हम सोचते थे कि यार ये क्यों करा रहा है। जैसे वहाँ पे एक अभी बिल्डर है ग्रुप 108, काफ़ी पुराना बिल्डर है। अब सब तरफ नोएडा दिल्ली में अगर देखोगे एयरपोर्ट रोड पे हर जगह पे बस उनका लोगो लगा हुआ है बड़े बड़े बिलबोर्ड पे। ओके। तो उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? उससे सेल्स तो नहीं आ रहा है तुरंत, बट रिकॉल वैल्यू बना रहा है वो। तो बिलबोर्ड का ये फ़ायदा है, रिकॉल वैल्यू के लिए बेस्ट है। अब वो लगा भी रहे हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ से जो भी लोग पास हो रहे हैं अच्छे लोग हैं, अच्छा ऑडियंस है, उनको माइंड में जा रहा है अच्छा एक कोई बिल्डर है नोएडा में, तो रिसर्च करेंगे अगर तो उनको पता है कि अच्छा यहाँ पे ग्रुप 108 भी है। तो बस रिकॉल वैल्यू वाला सीन है, बिलबोर्ड से इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है। अच्छा, वैसे एक फ्रीलांस डिजाइनर मैक्सिमम कितने पैसे कमा सकता है मंथली? देखो 1 लाख तक तो जाना पॉसिबल है, उससे ज़्यादा करना है तो फिर आप अकेले कर ही नहीं पाओगे। मैं इंडिविजुअल का बात कर रहा हूँ, फिर आपको टीम चाहिए होगा, आप आउटसोर्स कराओ। 1 लाख तक जाया जा सकता है जहाँ तक मुझे पता है, बाकी सबका अपना अपना जर्नी है। ओके, बट 1 लाख तक जा सकते हो आप, इससे ज़्यादा के लिए तो मुश्किल है। और जॉब वैसे मस्ट है एजेंसी बनाने के लिए या नहीं, फ्रीलांस वगैरह करने के लिए? जॉब एक्सपीरियंस के लिए सही है, आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे इंडस्ट्री वर्क कर रहा है। और वैसे विदाउट जॉब स्टार्ट किया जा सकता है? विदाउट जॉब भी स्टार्ट किया जा सकता है, जैसे आप लोगों ने किया एग्जाम्पल में तो सबसे बेस्ट हो आप। आपने तो कोई जॉब नहीं किया, आपने अपना स्टार्ट किया हमेशा से, तो किया जा सकता है। सबका अपना जर्नी है, वही बात है। बट जॉब से थोड़ा फायदा होगा कि आपको इंडस्ट्री के बारे में और पता चल जाएगा, सेल्स के बारे में पता चल जाएगा। राइट, तो ये फायदा है। चलो एक और गेम करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब इससे कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत हाँ, ही हाँ, ज्ञान वाला है। ऐसे थोड़ा चिल वाला ही है। ठीक है, हम 1 वर्ड बोलेंगे और आपके माइंड में उसको सुन के जो भी आएगा वो आपको बोलना है। ठीक है। ओके। कैनवा। कैनवा सोचना 3 सेकंड से ज्यादा सोच नहीं सकते आप। काम चोरी। फोटोशॉप। विजुअलाइजर, कुछ भी विजुअलाइज करके बना सकते हो। अनलिमिटेड रिविजन्स। क्लाइंट्स। AI। वीडियो एडिटिंग शॉर्टकट मेरे लिए। ओके। लो बजट क्लाइंट। काम ही मत करो। वायरल रील। स्ट्रॉन्ग हुक। ब्रांड गाइडलाइंस। मोटा पैसा। फ्रीलांसर लाइफ। अप एंड डाउन चलता रहेगा। अडोबी। हमारे इंडस्ट्री का मेन टूल। ओके। पर्सनल ब्रांडिंग। बहुत ज़रूरी है अगर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो। कितना ज़्यादा? कोई लिमिट नहीं है। अगर अपने आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हो तो फिर आपको पता ही है हमारा सोशल मीडिया से ही सारा बिजनेस चल रहा होता है, तो पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से ही हो पाया है ये। तो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। रात को 12 बजे वीडियो डालना स्टार्ट करो, वायरल हो जाओगे। तो कुछ भी डाल दो रैंडम बिना म्यूजिक के। पता नहीं ऐसा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, ऐसा क्या है जो क्लाइंट को बोलना छोड़ना चाहिए एक डिजाइनर को? क्लाइंट को बोलना छोड़ना चाहिए, क्लाइंट ना बोले हमें। क्लाइंट ना बोले हमें। रिवीजन भाई, रिवीजन के लिए तो हमने अब ऐसा लिमिट सेट कर दिया है कि 3 रिवीजन से हम ज़्यादा नहीं करेंगे। और इस बीच में भी क्लाइंट किचकिच करे इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मूड बोर्ड बना के दे देते हैं कि सर ये मूड बोर्ड पे हम आपका डिज़ाइन बनाने वाले हैं, बाद में मत बोलना कि ये कलर क्यों लिया है। तो हम 2 ऑप्शन मूड बोर्ड में दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ब्रांडिंग करना है तो ब्रांड को हमने 2 कलर ऑप्शन दे दिए कि आप या तो हमसे ब्लू कलर में करवा लो या तो ग्रीन कलर में करवा लो। अब ब्रांड ब्लू बोल रहा है, बाद में अगर वो बोलेगा कि नहीं हमें येलो में चाहिए तो हम मना कर देते हैं कि नहीं हो पाएगा सर, आपने तो ब्लू बोला था। तो बाद में प्रॉब्लम नहीं, इसको सॉर्ट करने के लिए आप मूड बोर्ड दे सकते हो ब्रांड। और ऐसा होता है क्लाइंट बोलता है कि एप्पल जैसा लोगो दिखा देता है, हाँ, और ले लेते हैं फ्रूट बास्केट। बहुत सारे क्लाइंट है, मतलब हमें उनसे एक्सपेक्टेशन होता है कि यार ये अच्छा बंदा है, अच्छा करा के जाएगा, बट उनको लास्ट में खिचड़ी बनवा के जाते हैं वो हमसे। और हमने कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छा डिजाइन बना दिया है बट क्लाइंट को चाहिए सिट, तो हम उनको दे देते हैं गोल्डन सिट। अच्छा, जैसे आप डिजाइनर हो, है ना, डिजाइनर को ना क्लाइंट से हमेशा ही शिकायतें रहती है। वैसे एक अच्छा क्लाइंट कौन सा होता है डिजाइनर के अकॉर्डिंगली? जो आए पैसे दे के एडवांस में जाए और छोड़ दे हम पे, मतलब फ्रीडम दे दे कि तुम अपने हिसाब से बेस्ट करके जाओ। ऐसे हमारे साथ अभी मतलब बुरा एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं रहा है,
मतलब क्लाइंट के साथ, और रहा है तो हम सीधा ही मना कर देते हैं, सर ले जाओ आप कहीं और देख लो, क्योंकि ऐसे कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं यार तुम कुछ ज़्यादा नहीं ले रहे हो, वो डिज़ाइनर तो इतने में कर रहा है, हम बोलते हैं ठीक है आप करा लो, हमारे पास क्यों आए हो। तो इस वे में हम सॉर्टेड हैं थोड़ा, और ज़रूरी है, मतलब कई बार ना बोलना भी बहुत ज़रूरी है तो ये चीज़ सीखा टाइम के साथ, थोड़ा समझ में आया। तो उससे अब क्या होता है कि हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं पहले कि अच्छा ये क्लाइंट के साथ काम करना है कि नहीं, तो बहुत कुछ सॉर्ट हो जाता है इससे। अच्छा, ऐसा कोई क्लाइंट है पोर्टफोलियो में जिसने आपके साथ स्टार्ट करके आइडेंटिटी से लेके एक बड़ा ब्रांड बिल्ड किया हो? अभी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, नेम तो नहीं लूँगा क्योंकि उनका कुछ इंटरनल कम्युनिकेशन की वजह से लाइव नहीं हुए? लाइव हो चुके हैं वो, उनका अच्छा। सब कुछ चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ब्रांड कंपनी है। से निकाले हैं वो क्लाइंट? हाँ एक्चुअली बिल्कुल लगा था, कंपनी से भी निकाला है तभी नाम नहीं ले रहे हो। और एक दो ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे पहले वो कंपनी छोड़ के उन्होंने अपना कंपनी बना लिया, उनका सारा ब्रांडिंग हमने किया, ऑस्ट्रेलिया में उनको रैंक करा दिया। तो अगर मैं उनका नाम लूंगा तो उनको उधर से प्रेशर आ जाएगा, अच्छा बेटा तो ये तू है, वो मतलब हाइड होके काम कर रहे हैं, बस वो छा चुके हैं अपने इंडस्ट्री में। तो ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको हमने अच्छा एक चीज़, जैसे हमने भी जॉब जीरो से नहीं हीरो की, बनाया। हमने भी जॉब नहीं किया है, और तो हमें भी आइडिया नहीं है। हमने स्टार्ट किया था ऐसे कॉन्टेस्ट से, फिर अपवर्क से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बेसिकली, और आपने स्टार्ट किया कि अब अपने लोकल्स में करो। बट एजेंसी वाले बड़े क्लाइंट्स कैसे लेके आते हैं? आपने क्योंकि काम किया उनकी सेल्स टीम से भी तो बात की होगी, अब समझा होगा उनको। इसके लिए वो क्या करते हैं पता है, वो डिज़ाइन पिच नहीं करते हैं, वो टीम पिच करते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा टीम है, सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए हमारे पास 4 लोग हैं सर, जो आपके ब्रांड का सोशल मीडिया मैनेज करेगा। फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं था वहाँ पे सारे बड़े क्लाइंट्स ही थे, छोटे क्लाइंट्स तो है ही नहीं वहाँ पे, मतलब 50 लाख 10 लाख 1 करोड़ ऐसे दे रहा है मंथली बेसिस पे। अब वैसे क्लाइंट्स के लिए क्या होता है, आप बस डिज़ाइन नहीं बेच के आ सकते हो, उनको ये बताना होता है कि आपके मतलब आप जो भी ब्रांड है आपके लिए हमारी टीम से 50 लोग काम करने वाला, डेडिकेटेड, दिन रात एक रिसर्च करेगा। मतलब वो ओवर ही पिच करता है, अंदर तो कुछ नहीं होता है, डिज़ाइनर ही डिज़ाइन बना रहा होता है, एक कॉपी राइटर कॉपी दे रहा होता है, और क्लाइंट सर्विसिंग वाला क्लाइंट से बैठ के बात कर रहा होता है। बट वो वहाँ पे दिखाते हैं कि हमारे पास 50 लोग हैं जो डेडिकेटेड टीम है, और वो 10 लोगों को लेके भी जाते हैं क्लाइंट के पास कि ये पूरा टीम मेरा आया हुआ है, ये फौज ये करता है, ये फौज ये करता है। तो उस वे में क्लाइंट अट्रैक्ट होता है कि अरे यार, बातों की ज़्यादा गेम होती है, बातों की ज़्यादा गेम होती है। बड़ा क्लाइंट चाहिए तो वहाँ पे बस, क्योंकि 2 एजेंसी के साथ मैंने काम किया, पिच में भी मैं गया हूँ, वो मुझे एज अ सीनियर डिज़ाइनर, एज अ आर्ट डायरेक्टर लेके जाते थे कि ये हमारा आर्ट डायरेक्टर है, इसके अगर आप देखोगे उस टाइम मेरे 50,000 फॉलोअर हो गए थे तो बोलते थे इसके पर्सनल पेज पे देखो सर, तो हम मतलब पर्सनल भी ग्रो होना जानते हैं, ऐसे वैसे वो मुझे भी बेच के आते थे वहाँ पे कि भाई का इतना फॉलोअर है और ये हमारे यहाँ काम करता है, ये आर्ट डायरेक्टर है, इसके अंदर 10 टीम है, 15 डिज़ाइनर है, होता था 2-3 डिज़ाइनर मेरे अंदर बट वहाँ पे अप स्केलिंग होता था सिंपली कि है ज़ीरो, दिखा रहे हैं हम हीरो। तो इसी वजह से मुझे अपना कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आया था कि यार क्यों ना हम अपना कर लें। एक और चीज़ बताओ, कई सारे डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने जैसे आपने स्कूल में सीखना स्टार्ट किया, कई लोग अब सीख लेते हैं, आजकल तो ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे बहुत लोग सिखाते हैं, क्विक भी। तो एजेंसी में जब कोई डिज़ाइनर जॉब अप्लाई करता है तो वो लोग डिग्री को इम्पोर्टेंस देते हैं? देखो बड़े एजेंसी में डिग्री मांगते तो हैं, बट मेन पोर्टफोलियो पे है सब। ओके, मतलब पोर्टफोलियो अच्छा है तो अब डिग्री इतना मैटर नहीं करता है, बट कई बार उनको चाहिए होता है कि आपने कम से कम डिज़ाइन में डिप्लोमा तो किया है, क्योंकि जहाँ पे भी मैं जॉब करने गया हूँ 2 कंपनी में, ऐसा डिग्री का कोई बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट तो नहीं हुआ है, बट वो सबमिट करते हैं। लेकिन हाँ लास्ट में वो आपका लास्ट क्या सबसे मेन आपका पोर्टफोलियो ही देखेंगे कि आप काम कैसा कर रहे हो। तो ऐसा डिग्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी आप सर्टिफिकेशन भी करके जा सकते हो इस फील्ड में। ठीक है, मेन पोर्टफोलियो ही है। मेन पोर्टफोलियो बड़ी एजेंसीज में भी, बड़ी एजेंसीज में भी, क्योंकि हमने पहले सुना था एक बार, मे बी अब चेंज हो गई होंगी ना चीज़ें कि वो सबमिट करते हैं वैसे। डिग्री उनको चाहिए होता है, या डिप्लोमा का हो चाहे सर्टिफिकेट हो, सब चलेगा, पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे मैं लास्ट जॉब कर रहा था वहाँ पे भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो मतलब इंटर्न ज्वाइन करके फुल टाइम वहीं पे जॉब कर रहे हैं, डिग्री नहीं किया उन्होंने, ऐसे कहीं से ग्राफिक डिजाइनिंग का कुछ तो सर्टिफिकेशन चाहिए, हाँ ग्राफिक्स का कोर्स करके, बट काम अच्छा था तो रख लिया अच्छे पैसों पे कंपनी के, तो पोर्टफोलियो देख के हो जाता है जॉब। दूसरी कंपनी का तो नहीं पता, मेरे कंपनी में भी मैंने बहुत लोगों को ऐसा हायर किया जिनके पास डिग्री नहीं है, बट काम उनका इतना अच्छा है कि हमें तो काम से मतलब है। हमारे भी अब प्राइवेट लिमिटेड है, बट हम हायरिंग करते हैं पोर्टफोलियो के बेसिस पे। ठीक है, तो डिग्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ये स्मार्ट मेटा क्लास है? हाँ मेटा क्लास है। हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है? अभी तो नहीं हो रहा है करना अच्छा अब हो रहा है। अरे भाई इतना इजी है, और क्वालिटी सही आती है इसकी? बहुत ही प्यारा क्वालिटी है, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छी करना छोटी सी व्लॉगिंग यहाँ की। हाँ तो आज मैं बैठा हूँ भैया और
भाभी के साथ भाभी बोली यार मैं दीदी दीदी थी, अभी तो दीदी थी मैं दीदी थी, इनको आप मुकेश बोल लो। मेरे मुकेश और शालू के साथ यार। हाँ, शालू ठीक है। मुकेश ठीक है यार। आज सालू मुकेश के साथ बैठा हूँ, ठीक है मैं फिर से कर लेता हूँ एक बार मैं भैया वाले टर्म में चला गया ना थोड़ा, आपको दीदी दीदी करता आ रहा था। तो भाई आज हम आए हैं पॉडकास्ट में, आप देख सकते हो हमारे सामने मुकेश भाई बैठे हैं और सालू हाँ, बैठी हैं, और हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं जो आप हमारे पेज पे देख लेना। आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ देखना, सब्सक्राइब करना। और हाँ बड़ी भाई, अच्छी नहीं, हमने कोशिश किया बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हम करें जो हेल्पफुल हो जेन्युइनली। हम भाई एक तो बहुत अच्छा कंक्लूजन निकला है इस पॉडकास्ट से Sales. कि सेल्समैन बनना पड़ेगा एक डिजाइनर को। हाँ, और बाकी काफी सारी इनसाइट्स है, काफी अच्छी बातें की हैं, हाँ। है ना। और जो भाई की जर्नी थी, हाँ। है ना, बहुत अच्छे से उन्होंने बताई है, और मेरे हिसाब से काफी सारी चीजें जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल। है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि खुद जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो तो किसी की जर्नी से पहले सीख लो, है ना। वो बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी नहीं, जर्नी, बहुत मेरे को लगता है जरूरी है। सीखा जा सकता है बहुत हम कुछ। आपसे सीखते थे ना, जब हमारा कुछ नहीं था इसमें तो आप लोग कुछ हट के कर रहे थे, तो हमें उससे आइडिया लगा था कि यार हम भी कुछ करेंगे यार, क्यों ना, अगर वो कर रहे तो हम भी कर सकते हैं। आप भी उसी कॉलेज से हो जाते हमें हाँ। तो हमें था, आपसे भी काफी इंस्पायर हुए हैं हम इस चीज में कि हमें कुछ अपना करना है। थैंक वो यू। लोग भी तो कर रहे हैं। राहुल को भी दिखा दो, ये रहा राहुल भाई साइड में, यो, ये वो हमारा है संदीप। वो रहे संदीप भाई। भाई मेरे को लग रहा है बातें साथी तो बहुत सारी हो गई, हाँ, थोड़ा बहुत फन लंबा हो करते चुका हैं है। ना। हाँ, एक हाँ और ना राउंड है बस, यस और नो में ही जवाब देना उसके अंदर। डन 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 अच्छा मुझे ये बताओ, क्लाइंट को झूठ बोला कभी? बोला है बोला है बहुत बारी, अच्छा, जब क्लाइंट फीडबैक भेजते हैं विदाउट रिवाइज किए डिजाइन भेजे वापस? भेजा है नेम बट चेंज उनको ये बोला है कि चेंज हो गया है बट भेजा है। एआई से लोगो बनाए? बनाया टाइम सेविंग दूसरे डिजाइनर के इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल के ऐसे बोला है, क्या कर रहा है?" बहुत बार आपके भी देखे ऐसे भी बोला है। ऐसा बोले नहीं बट कहीं अभी तो वैसे भी नहीं बोलोगे। अभी तो नहीं बोल सकते। अच्छा, डिजाइन भूल गए कई बार फॉन्ट सेलेक्ट करते करते? आप हुआ है, कई बार हुआ है। ऐसा किया है कि पहले डिजाइन बना दिया फिर बाद में मूड बोर्ड बनाया क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए? नहीं ये नहीं किया है। हाँ, हाँ पहले मूड बोर्ड है, हमारा प्रोसेस हो गया एक सेट। ओके। पहले भी नहीं किया कभी? बहुत पहले फ्रीलांस जब कर रहे होंगे तो शायद किया होगा, अब तो याद भी नहीं है। अब तो हमारा प्रोसेस ही यही है एजेंसी में आने के बाद से, पहले मूड बोर्ड देना है। वैसे मैं यही करता था। क्या रिवर्स? डायरेक्ट डिजाइन चीजें रिवर्स करता था, बाद में पहले mood board डिजाइन बनाता था बाद में मूड बोर्ड बनाता था। ऐसा करा क्लाइंट को बोल दिया कि काम कर दिया आपका स्टार्ट, और ये तो रोज हो रहा है ये तो रोज हो रहा है। क्लाइंट काम जैसे कोई क्लाइंट आया इंस्टेंट में कि भाई 2 दिन में चाहिए, हाँ सर काम स्टार्ट हो गया, अभी से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डे पे जाके हम काम करते हैं। हाँ, फिर उसका लास्ट आवर में डिलीवर करता लास्ट आवर में ही डिलीवर होता है, लास्ट टाइम में ही जो काम होता है सही होता है। ऐसा हुआ है सच में ऐसे भी फंसे हो कि हफ्ता लगा दिया, फिर क्लाइंट ने ब्रीफ भेजी हुई थी वो पढ़ने लगे तो बहुत बार गूगल ड्राइव फाइल एक्सेस गायब नहीं है। था। ऐसा हुआ है, कई बार क्लाइंट ने फाइल भेज दिया है और हम सोच रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में करेंगे, क्या दिक्कत है, और पता चला है वहाँ से ड्राइव हट गया, फिर क्लाइंट को भेज रहा है तो क्लाइंट कह रहा है यार तुम्हें तो फाइल दे दिया, तुमने तो बोला काम स्टार्ट हो गया, फिर फाइल कैसे नहीं तुम्हारे पास। तो ऐसे सिचुएशन आया है बहुत बार फिर कैसे मैनेज किया? कि सर वो एक्चुअली जो डिजाइनर काम कर रहा था उसका फाइल करप्ट कर गया है ऐसा बोल के बच जाता है। मैं ऐसे बोल सर नहीं एक्चुअली अभी मेरी फाइल सारी ऑफिस में है, अच्छा तो आपके मैं साथ अभी भी हुआ घर है? पे काम कर रही हूँ। और जूम कॉल पे गए हो, मतलब ऐसे फंसने वाले सिचुएशन में? हाँ 1-2 बार तो हुआ है, बहुत ऑकवर्ड सीन हुआ है। और विदाउट प्रोफेशनल ड्रेस जैसे होते ही है, नीचे निकर ऊपर पैंट? ज़ाहिर बार हुआ है ये तो। मैं यूएस के क्लाइंट के साथ वैसे किया कि नीचे निकर में ऊपर पूरा मस्त बूट सूट डाल के बैठे हैं, ऐसा हुआ है। नीचे कौन देख रहा है? ये सही है। ऐसा क्या डिजाइन क्लाइंट ने मतलब क्लाइंट ने बहुत सारे डिजाइन्स बनवाए और गंदा सा डिजाइन सिलेक्ट कर लिया और फिर आपसे पूछ रहा है कि कैसे है, आप बोल रहे हो बहुत अच्छा। जो मैंने अभी तक का बेस्ट काम किया उसमें ऐसे ही हुआ है। हाँ, जितनी बार मैंने अपना बेस्ट दिया है क्लाइंट्स का ना मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ ये वाला दे दो। तो ऐसा हर बार हुआ है मेरे साथ तो। और फ्री पिक से टेम्पलेट चाहिए? कई बार आपने किया है? बिल्कुल किया है। सारे डिजाइनरों ने ये तो 1-2 बार तो किया ही होता है। मतलब बजट के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, बजट के accordingly इनके पास है नहीं, जिसमें सिर्फ पोस्ट ही करना है। वही अब बजट कम तो है तो हम अभी भी क्यों कर ही इतना लेते माथा हैं। लगाए, अभी भी करते हैं हम भी कि बस कलर पैलेट उनका लगाया दे दिया। अच्छा, ज्यादा जैसे किसी को ज्यादा बजट बोल दिया और आपको लगा टेंशन में वो जा रहा है, फिर कम ऑफर किया है? अभी रिसेंटली हुआ है ये चीज़ हमारे साथ कि हमने एक लोगो बनाने का, क्योंकि उनको गाइडलाइन नहीं चाहिए था कि बस लोगो दे दे,
तो हमने बोला ठीक है 50 दे दो। हमने सोचा चलो एक बार बोल के देखते हैं। फिर वो क्लाइंट बोलता है नहीं। फिर हम सोचा यार बस लोगो ही तो था, 20 भी बोल के बस लोगो ही बनाना है, 20 में दे देते, कोई बात नहीं बात है। बट हुआ है ऐसा। ऐसा हुआ है कि क्लाइंट को आपने जैसे लेट्स से 50,000 रुपए बोले, क्लाइंट ने हाँ कर दी, फिर लगता है अरे यार 50 में एक ही बारी में मान गया, ज्यादा बोलना था। क्योंकि ऐसे ही मेरे बाहर वाले जो भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ हुआ है, क्योंकि हम इंडियन रेट के साथ बहुत बार काम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट है। अब क्लाइंट आया और हमने उनको 50 तो नहीं 70 बोला यूएस मार्केट सोच के, बट उधर का मार्केट और ज़्यादा बड़ा है। ओके। और उसने बोला अरे बस, तो हमें लगा अरे यार कहीं गलती तो नहीं कर दिया, बट गलती तो कर दिया था तब तक, तो उतने में करना पड़ा। बट ठीक है, इंडियन मार्केट के हिसाब से हमें सही रेट मिल गया। मेरे साथ रिसेंट हुआ, मैं ना क्लाइंट को ऐसे लिख रही $1,500, मैंने कहा यार नहीं, एक को 2 कर देती हूँ, 25 कर देती हूँ, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैं कहा 3 कर देती यार। तो ऐसे सिचुएशन तो आते हैं हमारे साथ, क्योंकि यही है ना, डिजाइन इंडस्ट्री में कोई चार्जेस कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, इस वजह से कई बार प्रॉब्लम होता है। तो दिस इज अगेन दिस और दैट, ठीक है। क्रिएटिव कंट्रोल या क्लाइंट का पैसा, सच बताना है। और क्लाइंट का पैसा। ब्रांड गाइडलाइंस या क्रिएटिव इंस्टिंक्ट? ब्रांड गाइडलाइन। क्लाइंट डिजाइन और लाउड डिजाइन? हमें सुनना तो क्लाइंट का ही है, तो क्लाइंट डिजाइन। बिलबोर्ड और इंस्टाग्राम एड? इंस्टाग्राम, इंस्टेंट रिजल्ट। एआई टूल्स और मैनुअल? बोथ। अभी तो दोनों पे डिपेंड होना पड़ेगा। हाई पेइंग बोरिंग प्रोजेक्ट और लो पेइंग क्रिएटिव प्रोजेक्ट? हाई पेइंग बोरिंग प्रोजेक्ट। भाई पैसे इंपॉर्टेंट है। पैसा। ऐसा लगता है डिजाइनर पैसों का भूखा ही है भाई, एट एंड तो पैसे ही चाहिए हमें। कई बार हम बहुत मेहनत कर रहे हो तो पैसा नहीं आता है, कई बार यार ऐसे लगता है कि जैसे जो राइटर्स हैं म्यूजिक के अंदर या कंपोजर्स, उनको रॉयल्टी आती है, जो लोगो डिजाइन करते हैं उनको भी थोड़ी रॉयल्टी आनी चाहिए या उनको कुछ मिलना ये तो चाहिए। वन टाइम है, वैसे आनी चाहिए। अगर कंपनी बहुत बड़ा हो जाता है तो कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है ये 100% होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो ब्रांड को फेस तो एक डिजाइनर ही दे रहा है ना। अगर फॉर कुछ एग्जांपल तो इक्विटी मिल जाए कम से कम। इक्विटी मिल जाए, राइट। Equity जैसे तो मिलना नाइकी के ओनर, नाइकी के डिजाइनर को मिली थी। स्टॉक्स दे दिए थे कंपनी तो के। ये होना चाहिए। अभी इतना वैल्यू नहीं है बट होना चाहिए, क्योंकि हम ही तो फेस दे रहे हैं एक ब्रांड को। कैनवा और फोटोशॉप? ऑलवेज फोटोशॉप। क्योंकि कैनवा पे आप कुछ नया नहीं कर सकते हो, टेम्पलेट बेस है बेसिकली। वैसे मैंने स्पॉन्सर भी किया है कैनवा का। पैसा बट हमने तो एडोबी का किया है। कोई बात नहीं है, एट एंड एडोबी का माना है। इंडियन ब्रांड्स और ग्लोबल क्लाइंट्स? ग्लोबल ऑलवेज। फ्रीलांसिंग और एजेंसी लाइफ? एजेंसी लाइफ। एक ब्रांड जो आपको लगता है कि डिजाइन की वजह से फेल हो गया, ऐसा देखा है कभी? देखा है ना, सबसे बड़ा एग्जांपल जैगवार। ब्रांड की वजह से फेल हो गया है। नहीं मतलब ब्रांडिंग डिजाइन, एक ब्रांड जो आपको लगता है डिजाइन की वजह से फेल हो गया। जैसे रीब्रांडिंग कराया था जैगवार ने, फेल ही हुआ है। ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर बोल सकते हो आप, क्योंकि उसका ब्रांड प्रेजेंस देखो क्या था, क्या बना दिया। तो अभी सबसे बड़ा एग्जांपल तो मेरे लिए यही है। और कोई इंडियन भी है? इंडियन में मैंने इतना तो रिसर्च नहीं किया है इस टॉपिक पे, आइडिया नहीं है। एक और ब्रांड भी था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। आपको पता है तो बताओ। उन्होंने क्या किया, मतलब उनकी सेल्स ही एकदम से एक ही दिन में ड्रॉप हो गए। सिर्फ एक दिन के अंदर उन्होंने फिर से वापस पुराना लोगो ले आए थे। वो था केएन कार्स, किया कार्स। नहीं, किया कार्स ने तो काफी लेट ब्रांड किया है, रीब्रांड किया है। एक कपड़ों का ब्रांड था शायद कोई, मैं वीडियो भी बनाई थी, भूल गई मैं। होता है, कोई बात। वैसे रीब्रांड करना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? करना चाहिए, क्योंकि जनरेशन के हिसाब से आइडेंटिटी बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी का जो जनरेशन है वो पुराने वालों का तो देखेगा नहीं कि पहले क्या था। अभी के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए रीब्रांडिंग जरूरी है। तभी तो आप इतने बड़े ब्रांड डिकैथलॉन देख लो, रीब्रांडिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है डिज़ाइन ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो जो पुराना आइडेंटिटी है उसको थोड़ा सा रीमैप करने का ज़रूरत था। कोई बहुत बड़ा ब्रांडिंग तो नहीं हुआ था, बट कराया उन्होंने रीब्रांड। एक ट्रोपिकाना का भी हुआ था, उनको भी काफ़ी बैकलैश मिला था। ट्रोपिकाना का? हाँ, गैप था वो, मैं अभी निकाला है। तो गैप ने किया था यहाँ से, मतलब इससे ये बनाया था। फिर इन्होंने एक दिन के अंदर ही इनको बहुत लॉस हो गया था, क्योंकि पुराना वाला कितना लग्जरी था और न्यू वाला ऐसे। तो हाँ, कई बार ये तो डिज़ाइनर का मिस्टेक बोल सकते हो, अच्छे से रिसर्च नहीं किया और कुछ भी सोच के बना दिया, तो वहाँ पे तो गड़बड़ होना ही है। जैगवार के साथ भी यही हुआ। अच्छा, वैसे आपके 5 ऑल टाइम फेवरेट ब्रांड कौन से है? लोगो बेसिकली। लोगो नाइकी, अगर स्पोर्ट्स में देखो तो FMCG में कोको कोला देख लो, बहुत ही नीट एंड क्लीन एड्स बनाते हैं। उनके सारे कैंपेन देख लो, बहुत ही तगड़े होते हैं। और अलग इंडस्ट्री में बताता हूँ, मर्सिडीज देख लो, ऑटोमोबाइल्स में नीट एंड क्लीन, राइट। क्लोथिंग में आप देख सकते हो
H&M, जारा, मतलब मीडियोकर लेवल के ब्रांड्स है, बट देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन है। एंड बट अबाउट एप्पल? एप्पल तो बहुत ही मिनिमल और क्लीन, वो तो अभी इंडस्ट्री लीडर है, आप फ़ोन में देख सकते हो। क्यों है? क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में उनका कम्युनिकेशन है। विंडोज डिजाइनर और एप्पल डिजाइनर? आप विंडोज़ पे अभी तक काम कर रहे हैं, बीच में अभी स्पॉन्सर आने वाला था, बट वो किसी वजह से अटका हुआ है एप्पल का। ओके। तो अभी तक तो हम विंडोज़ पे कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा 3D का काम होता है। 3D के लिए आई डोंट थिंक सो कि मैक इतना बेटर है, क्योंकि प्लगइन्स चाहिए होता है बहुत कुछ, उस पर सब पेड है, तो हमें कहीं ना कहीं तो जुगाड़ करना पड़ता है। नहीं, हमें तो खैर खुशी हो रही है क्योंकि मैं ऑल्सो विंडोज डिजाइनर। हाँ, हम तो विंडो पे ही हैं, खुश हैं। और बहुत लोग जो एप्पल पे कर रहे हैं वो सारे स्पॉन्सर्ड ही हैं। डिजाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ब्रांड का इंटेंट? बोथ, क्योंकि दोनों का जरूरी है। आज के स्टार्टअप्स डिजाइन को सीरियसली लेते हैं या सिर्फ ट्रेंड के लिए कर रहे हैं? बहुत सारे तो बस ट्रेंड के लिए कर रहे हैं कि हमारा वो ब्रांड ऐसे कर रहा है, हमारा भी कर दो। 90% तो यही सुनने को मिला है मुझे अभी तक क्लाइंट से, कि वो ऐसा कर रहा है, मेरा भी ऐसे कर दो। जैसे AI वीडियो आ रहा है तो मेरा भी AI बना दो, जबकि उनके ब्रांड से रिलेटेड AI कुछ हेल्प नहीं करेगा उनको। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं, बट देख के करना है। कैनवा ने डिजाइनर्स को एम्पावर किया या मार्केट को कंफ्यूज? मार्केट को कंफ्यूज किया है बेसिकली, क्योंकि अगर आप एडोबे के टूल्स यूज़ करते हो, आफ्टर इफेक्ट, तो जो आफ्टर इफेक्ट कर सकता है वो कैनवा अभी तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट वाला सीन हो जाता है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट सोच के बना रहे हो तो कैनवा पे उतना उस लेवल का रिजल्ट आप नहीं ला सकते हो जो एडोबे के टूल से ला सकते हो। तो कंफ्यूज ही है, क्योंकि अब ब्रांड ओनर भी ये समझते हैं कि मैं कैनवा यूज़ करके डिज़ाइनर बन सकते हैं, बट वही इंडस्ट्री लेवल पे वो जाके सेट नहीं हो सकता है। फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि टाइम पे डिलीवर करेंगे। टाइम पे हो नहीं पाता है बेसिकली फ्रीलांस में हमेशा। फ्रीलांसिंग में ये भी होता है ना, हम जब प्रपोजल भेजते हैं क्लाइंट को, सो आई एम अ वेरी प्रोफेशनल डिजाइनर एंड आई आल्सो हैव अ टीम, और कर रहे होते हैं जैसे आपने बताया, शॉर्ट्स डाल के बैठे हुए हैं लैपटॉप पे वो, एंड आई हैव अ टीम एंड हाई टेक स्टूडियो। फ्रीलांसिंग में हमें बहुत ज़्यादा दिखाना पड़ता है अपने आप को बेसिकली यही। अब तो चलो मेरे पास टीम है, जब नहीं था तो हम दिखाते थे कि हमारा टीम है, हम 2 लोग हैं मेन, हमारे पीछे इतना लोग काम कर रहा है, बट सब फ्रीलांस पे हमने रखा हुआ था सबको। हाँ, तो ऐसे काम होता था जो कि झूठी था एक तरह से, बट हाँ टीम था, बट वही सब कोई साथ में रह के काम नहीं कर रहा था। क्या डिजाइनर्स पैसा कमा पा रहे हैं? कमा रहे हैं कमा रहे हैं, तब अच्छा चल रहा है। वैसे तो भाई सब कुछ हमारा तरफ से तो खत्म हो चुका हुआ है ना? अब आपको हम देते हैं एक और राउंड, 5 मिनट। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो, क्योंकि बिकॉज हम भी डिजाइन इंडस्ट्री से हैं, आपके सीनियर है, तो आपको मौका ना दिया जाए ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल, ये अच्छा लगा। कुछ चीजें तो हमें भी पूछना है। थोड़ा सा मैं रेडी कर लेता हूँ क्या क्या पॉइंटर्स हो सकता है। एक तो हमने भी आपको देख के स्टार्ट किया था सबसे मेन, तो मतलब आपके लेवल पे डिजाइनर्स पहुंच सकते हैं कि नहीं, और इसके लिए क्या वे हो सकता है, ये पूछो, जो मर्जी पूछो भाई, आप बना लो जो भी बनाना है, आज हम बताएंगे। तो फाइनली आज पहली बार हमारा इंटरव्यू होने वाला जा रहा है। तो अभी तक तो आपने बहुत लोगों का पॉडकास्ट लिया है, आज मैं आपके सेटअप पे आपका पॉडकास्ट लेता हूँ। चलो आपसे क्वेश्चन करता हूँ, डर लग रहा है। आज डिजाइनर्स बैठे हैं तो कुछ अलग होना चाहिए। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, प्रोसेस क्या है जहाँ पे आप हो? आपने तो जॉब भी नहीं किया, और हम जैसे जो थे डिज़ाइनर्स आपसे काफ़ी इंस्पायर होते थे। मैं जब कॉलेज में था, उस कॉलेज में जब हम पास आउट होने वाले थे, तब से हम आपको देख रहे हैं, सेम कॉलेज से थे, और हमें आप काफ़ी इंस्पायर करते थे कि यार इनके लेवल पे कुछ करना है। तो मुझे तो पता था अपना विज़न, बट जो नए डिज़ाइनर्स हैं उनको अगर आपके लेवल पे काम करना है तो क्या प्रोसेस है? क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत है इंडस्ट्री में। क्या प्रोसेस है, आप क्या बताना चाहोगे, इस पर बोलना चाहोगे? प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर मैं अपने स्टेप्स बताऊंगी है ना, तो वो आज के टाइम में मे बी वर्क करेंगे भी नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गई है। बट एक चीज़ जो मुझे लगता है सबके लिए वर्क करेगी, कि इस टाइम पे आपके सामने जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ऑफलाइन है, नहीं AI तो टूल हो गया ना, मतलब मेन तो क्लाइंट्स है यार, टूल्स तो फिर हो ही जाएंगे। अगर खुद नहीं भी कर सकते, हायर कर लेंगे हम। थिंग इज मेन तो क्लाइंट होता है, सबको पता है। ठीक है। तो इस टाइम पे जो भी आपके पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जो भी आपके पास साधन अवेलेबल है, उसको बेस्ट वे में करो। ओके, है ना? ऐसा नहीं कि मतलब अगर आपको कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो भी बेस्ट वे में करो। अगर ऑफलाइन आपको लगता है कि इस बंदे को अप्रोच करके किया जा सकता है, तो उसको अपनी 100% देके अप्रोच करो, तो रिजल्ट्स मिलते हैं। ट्रू। हमें उस टाइम पे जो भी प्लेटफॉर्म आता था, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, वेदर इट वाज 99 या अपवर्क या फ्रीलांसर या कुछ भी, तो हम उसके ऊपर बहुत सिंसियरली वर्क करते थे, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं कि चलो बना लिया फिर कभी देख लेंगे। मेन वही डेडिकेशन के साथ आपको काम करना है। डेडिकेशन के साथ उस
प्लेटफॉर्म को 100% दो अपना। और ठीक एक है। चीज़ हो रहा है, एक टिप याद आ गई मुझे। हाँ हाँ मान लो नई क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, हाँ। तो एक दो टिप है। एक तो ये कि अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे हो, अगर लिफ्ट, मेरे साथ ऐसे हुए, मैं 2 टिप्स। हाँ। तो लिफ्ट में जा रहे थे हाँ। मैं और निशा, ये हम अभी भी करते हैं कई बार। ठीक है। हम बोलते हैं यार उसकी ब्रांडिंग होगी हाँ यार, नहीं उसका हाँ ब्रांड डन हो गया, बस उसके प्रिंट डिजाइन रहते हैं, ब्रोशर भी बन गया, ये भी हो गया। 4-5 टर्म्स ऐसे यूज करते हैं जब हमें लगता है कि लिफ्ट में कोई बड़ा बंदा है। अच्छा तो ना वो हमसे बात करते हैं कि आप कहाँ पे हो। हमें 2 बार ऐसे क्लाइंट मिले, फिर वो ओके। हमारे सेम बिल्डिंग किया, जैसे हम लोग हाँ। रहते हैं बड़ी हाँ, बिल्डिंग हाँ, में, हाँ। हम सोसाइटीज में भी, अच्छी सोसाइटीज में, तो वो क्लाइंट आ जाते हैं। और एक बार हमें हमारा जो फर्स्ट ऑफलाइन क्लाइंट मिला था, हाँ। तरुण विज, याद है आपको? Yes. जिसकी हमने वेबसाइट बनाई थी, वो ट्रैवल वाली। हाँ तो मैं CCD से मिला था। हाँ, ऐसे ही CCD में हम randomly बैठे मिले थे। थे आप। हाँ, तो मैं सर को बता रही थी अपने ऐसे जोर जोर से, फिर वो साथ Okay. में बैठे थे, अब डिजाइनर हो। हाँ तो ऐसे जहाँ पे भी हो ना, डिजाइनिंग की बात करो लोगों के सामने जानबूझ के। ओके। तो फिर आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो जहाँ पे भी आपको जाना स्टेप्स है। होते हैं। हाँ। ओके। और फिर आपको यहाँ पे बैठने का मौका मिलेगा जहाँ पे मैं हूँ, क्योंकि मैंने भी इनको ही देख के स्टार्ट किया था और आज यहाँ पे हूँ, इनके साथ बैठा हूँ। मतलब मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट है, क्योंकि वही कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन कम्स ट्रू। तो मैंने कभी सोचा था कि आपके जैसा बनना है, और वो देखो हो गया। कहीं ना कहीं मैं अभी भी आपसे बहुत जूनियर हूँ, बट मुझे मौका मिला क्योंकि मेरा विज़न क्लियर था। तो विज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, आपके वैसे मैं भी बोल दूं, मैंने बोला नहीं है शायद बीच में, आपके डिजाइन्स वाकई में बहुत अच्छे हैं। और अभी जैसे आपने अपनी जर्नी शेयर की, आपकी जर्नी से भी सेम ही चीज निकली है। आपके सामने जितने भी साधन, सभी साधन जो भी होता है वो अवेलेबल जितने भी थे, सिनेरियोज थे, सोर्सेज सिनेरियोज में जाके आपने सोर्सेज थे जितने भी अवेलेबल, आपने किया वही, कि ऑफलाइन में उनसे मिल रहे हो, वही कभी स्कूल सूट को किया, कभी वेडिंग प्रोजेक्ट किया। बना के दे रहे हो। स्कूल में सच में बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ मस्ती करते हैं, अपना वही। होमवर्क किया नहीं किया, कोई लेना देना आगे। नहीं है। बट जो उस टाइम पे आपको लगा बेस्ट पॉसिबल है, यू डिड दैट, और उसका रिजल्ट है। बेसिकली मोटा मोटा समराइज कर देता हूँ, कुछ भी बैठे बैठे नहीं होने वाला। हाँ, मेहनत तो अगर करना आप पड़ेगा। कोर्स कर चुके हो या कोर्स परस्यू कर रहे हो, बिटवीन द कोर्स आप हाथ पैर मारते रहो, कोर्स के बाद भी हाथ पैर मारना पड़ेगा। फ्यूचर अच्छा है, ब्राइट है, स्कोप है, सेल्समैन बनना पड़ेगा, वो हमने रेक्टिफाई कर लिया है इसके अंदर, है ना? वो हमने निकाल लिया एक सोल्यूशन जो निकला है ना? फ्यूचर फिर भी ब्राइट है। ओके। कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, खाली बैठ के कुछ नहीं होने वाला। वही है, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, हम सोशल मीडिया पे जैसे बहुत एक्टिव है, आप हो गए, हम हो गए, और जितने भी डिजाइनर्स हैं, वो तो हमें सोशल मीडिया पे सबको हम अपना पॉजिटिव साइड दिखाते हैं। निगेटिव साइड क्या है इस इंडस्ट्री का, जो हमें स्ट्रेस मिलता है, उसके बारे में थोड़ा आप बताओ। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव साइड, हाँ बताओ। कुछ तो निगेटिव साइड भी है, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, हमारा मतलब टाइम तो लग जाता है, कई बार पैसा नहीं मिलता। ऐसा कोई सिनेरियो जो आपके साथ हुआ हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने कर दिया हो, मतलब थोड़ा निगेटिव साइड आप बताओ इस ब्रांड, इस मतलब इंडस्ट्री का। इस इंडस्ट्री का नहीं है तो पूरे सोशल मीडिया का ही है बस। बट मुझे लगता है उसको एज अ पॉजिटिव वे में ले। अगर आप किसी की अच्छी लाइफस्टाइल देख रहे हो ना, तो उससे जलने की बजाय, है ना, तो मतलब सोचो कि मैं भी ऐसे अचीव करूं। बट रियल साइड ये है, रियल साइड ना ही देखे तो सही है, क्योंकि फिर आप कंफर्टेबल हो जाओ। जैसे मुझे पता लगे ना कि डिजाइनर्स नहीं कमा रहे, तो शायद वैसे मैं ऑडियंस एंगल से पूछूंगा, डिजाइनर नहीं कमा रहे हैं उस पे, नहीं, अगर हाँ पूछते हैं, एक मिनट हाँ, मेरा हाँ, भूल आप जाऊंगा पहले इसमें। कंप्लीट कर लो। मान लो अभी मुझे पता लग जाए कि यार कोई डिजाइनर के इतने पैसे नहीं बन रहे, तो शायद मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो जाऊंगी कि यार इंडस्ट्री में पैसा है ही नहीं। बट ऑन दी अदर साइड अगर मैं देखूं कि भी आप मालदीव्स में, इधर अमेरिका घूम रहे हो, दुबई घूम रहे हो, तो मुझे एक और फायर होगी कि यार मुझे भी ये लाइफ जीनी है। तो रियल साइड हम नहीं दिखाते, वो अच्छी बात है। हाँ, वही पॉजिटिव देखो तो आप ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे, ऐसे नहीं तो नेगेटिव देख के तो फंसोगे। हाँ, बट वैसे रियलिटी ये है कि चाहे वो डिजाइनर्स हैं, चाहे वो कोई भी क्रिएटर है, मतलब हम जानते हैं 30-30, 40-40 मिलियन वाले क्रिएटर्स को, बहुत क्रिएटर्स को मिले हैं पॉडकास्ट के थ्रू भी, और वैसे भी रील और रियल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, तो चीजें इजी दिखाई देती हैं स्क्रीन पे, पीछे इजी नहीं है। वो तो ठीक है, वो कोई बहुत बंदा हार्ड वर्क करना पड़ता है। कोई बंदा अपना स्ट्रेस, डिप्रेस नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको मेरे को लगता है दिखाना भी नहीं चाहिए। नेगेटिविटी क्यों ही फैलानी है, बट बहुत है। बट इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा नहीं है कि हमेशा अप ही होता है, बट जो डाउन है वो आपको खुद ही झेलना है। राइट। तो एक और क्वेश्चन पैसों पे मैं पूछ रहा हूँ, डिजाइनर मैक्सिमम कितना कमा सकता है मंथली, चाहे वो अपना काम कर रहा हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो? जैसे आपने कितना किया होगा, आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताओ, बट कुछ आप ऐसे रेफरेंस के लिए बता सकते हो कि मैक्स इनकम कितना हुआ होगा आपका। मैंने एक बुक इलस्ट्रेशंस के प्रोजेक्ट से, एक ही प्रोजेक्ट मैंने 23 लाख का किया है। तो सोच सकते हो डिजाइनर्स
कितना कमाया जा सकता है, मतलब अब कोई ऐसा भी नहीं लिमिटेशन कि नहीं इसको है। देख के वो हो जाए कि यार हाँ। इतने के हम सारे ही करते हैं, Exceptional वो कई project बार है होता कुछ। है, बट उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ता है, हाँ। उसको कन्विंस तो करना, वही है उस कि टाइम पे आप एक्टिव काम होना। कर रहे थे तभी तो वो Exactly. आपके पास आया, अगर आप एक्टिव नहीं होते तो पॉसिबल नहीं था। वैसे कोई लिमिट नहीं है, डिजाइन अगर एज ए बिजनेस देखोगे ना, हाँ एज ए फ्रीलांसर या फिर एज ए आर्टिस्ट नहीं देखोगे, तो देयर इज नो लिमिट भाई, जितना मर्जी कमाया जा सकता है ना। हमने सीआर्स में कमाया है। ओके। हाँ, और मेरा एक पॉडकास्ट भी है इस पे ग्राफिक एक क्रॉस मिस्त्री क्वेश्चन के। भी पूछूंगा मैं, हाँ लेकिन आप पहले मेरा कंप्लीट एक कर लो। पॉडकास्ट भी है ग्राफिक मिस्त्री शो के ऊपर। अच्छा अगर वो देखोगे, मैंने काफी डिटेल में बताई है सारी चीजें। जरूर, मैं वो भी देखूंगा। और इससे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, क्रॉस क्वेश्चन, कि आपने पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट किया? मतलब एज अ डिज़ाइनर तो आप बहुत इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो, देन व्हाई यू आर स्टार्टिंग योर पॉडकास्ट? और क्या हमें डिज़ाइनर्स को ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए? क्या सजेस्ट करते हो आप? यार मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से एआई आ रहा है हाँ हाँ है ना, आपको अपने आप को प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। हाँ, एआई टूल सीख लो, वो बेस्ट है। मैंने आपको बताया, मैं डिजाइन एज एन आर्टिस्ट डिजाइनर नहीं था, ओके मैं डिजाइन एज एन बिजनेस परस्यू कर रहा था चीजों को। ओके तो ठीक है, मुझे पता था कि टीम है और हम लोग टीम में खुद भी 5 लोग हैं, शायद सब लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग डिजाइनिंग छोड़ दी हुई है, हमने बिजनेस को थोड़ा डाइवर्सिफाई जैसे किया है। सालुदी का है कि वो इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट है। हाँ, तो उनमें निशा वो का एक्सपर्ट है, है। लोगो डिजाइनर है। हाँ निशा के हस्बैंड है पवन, वो अभी भी निशा और निशा के हस्बैंड डिजाइनिंग बिजनेस ही मैनेज कर रहे हैं सारा। ओके, मैं आपने एज अ बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के लिए और बिजनेस के लिए कि यार पर्सनल ब्रांडिंग सब लोग कर रहे बट हैं। आप हो तो डिजाइनिंग इंडस्ट्री से, हाँ, डिजाइनिंग इंडस्ट्री से। तो मतलब डिजाइनिंग को हम एज अ बिजनेस भी लेके चल सकते हैं, इसके लिए टीम का जरूरत है या इंडिविजुअल भी किया जा सकता है? नहीं, अगर बिजनेस बनाना है तो यार फिर टीम तो तो टीम चाहिए। चाहिए। टीम तो चाहिए टीम तो डेफिनेटली। चाहिए। अभी मैं बिना- भी, अगर आप देखोगे तो टीम की वजह से ही ग्रो हो पा रहा हूँ। और पता है क्या, जब अब हम खुद आर्टिस्ट होते हैं ना, कई बार ऐसे होता है, मैंने खुद जैसे स्टार्टिंग में क्या था, प्रोजेक्ट में मैनेज भी खुद करती थी और कर भी खुद रही हूँ, तो क्लाइंट फीडबैक दे रहा है तो हम एज आर्टिस्ट दिल पे ले लेते हैं हाँ। कि इतना इतना क्यों करें, या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब मैंने एक प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन किया ना, उनको पता है कि यार एक दूसरे डिजाइनर से करवा के देना है, 5 मिनट का काम है, वो बैठ के करा देते और प्रोजेक्ट डन हो जाता। कई बार ऐसे हुआ है कि मैंने अपना ना वर्क स्ट्रीम देखा कि ये प्रोजेक्ट डन, अच्छा आउटपुट है, मतलब कैसे हुआ देखूं, तो देख तो इतने रिविजन थे और मुझे 100% श्योरिटी थी कि अगर मैं उसकी जगह पे होती ना तो मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ जाती, मैं छोड़ देती बीच में, क्योंकि मुझे पता है मैं आर्टिस्ट हूँ। तो कई बार अपनी, अगर डिजाइन के बिजनेस में आना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको डिजाइन एज अ बिजनेस करना है तो अपना क्रिएटिव वाला जो आत्मा है वो साइड पे भी रखना पड़ेगा। हाँ, होता है, क्योंकि एज अ बिजनेस भी तो हमें करना है। ऐसा भी होगा कि डिजाइनर अच्छा डिजाइन नहीं बना के देगा और आपको लगेगा कि 2 मिनट का चीज है, मैं खुद कर लेती हूँ, वो नहीं करना। वो डिजाइनर से ही कराओ, चाहे वो 10 मिनट लगा रहा है, क्योंकि वो उसकी आदत खराब होगी और आपकी भी आदत खराब होगी। आप इन द बिजनेस रहोगे, आप ऑन द बिजनेस वर्क नहीं कर पाओगे। ओके। और एक और चीज, पॉडकास्टिंग को लेके जो क्वेश्चन था, पॉडकास्टिंग करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग डिजाइनिंग को छोड़ रहे हैं। पॉडकास्टिंग इवन मेरा डिजाइनिंग के अंदर हेल्प आउट ही कर रहा है, क्योंकि बिकॉज जो नेटवर्क हम लोगों ने नेटवर्क जनरेशन के लिए भी, लीड जनरेशन के लिए भी आपको काफी हेल्प कर रहा होगा, नए लोग आ रहे हैं। बिकॉज इतने पर्सनली हम बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ बैठते हैं और उनको ऑब्वियस है किसी को कॉल पे, मेल पे कुछ चीजें भेजना और डायरेक्ट बैठ के एक दूसरे को समझ लेना, फिर बाद में कम्युनिकेशन इजी हो जाता है, सेल्स आपका इजी हो रहा है इस वे में। तो इस वे में हम मतलब नई चीजें एक्सपेरिमेंट करके लीड लाया जा सकता है। बिकॉज यार पॉडकास्ट हम उसके साथ ही करेंगे ना जिसके पास इधर कुछ वैल्यू है या कुछ एक्सपीरियंस है ना, तो वो उन, और दुनिया में कोई भी इंसान है ना, अगर वो कुछ भी बिजनेस कर रहा है या जॉब भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, डिजाइन तो उसको चाहिए ही है डेफिनेटली। तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर ही जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिजाइनर्स कपल होने के प्रोज एंड कॉन्स आप बताओ। क्योंकि अभी जैसे हमारा नंबर आने वाला है, तो मैं मतलब ये पर्सनली अपने लिए पूछ रहा हूँ और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी, कि डिज़ाइन, जैसे आप भी डिज़ाइनर्स कम्युनिटी से हो, भैया भी हैं, तो इसकी प्रोज और कॉन्स दोनों ही बताओ। पहले प्रोज से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा प्रोज तो ये है कि क्लाइंट आया, अगर मेरे को नहीं समझ आ रहा तो दूसरा बंदा समझ सकता है डिजाइन को। क्लाइंट को बहुत इजीली सेटिस्फाई किया जाता है, 2 माइंड हो जाते हैं। आपकी साइड से प्रोज क्या है? मेरी साइड से प्रोज क्या है? हाँ, अगर 2 बंदे हैं, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिजनेस ज्यादा अच्छा बिल्ड किया जा सकता है। एक बंदा कम्युनिकेशन मैनेज कर सकता है और एक बंदा डिजाइनिंग मैनेज कर सकता है। ओके, अगर उसको डिपार्ट डिवाइड कर ले तो। ओके। और दूसरा प्रोज ये है कि जैसे मान लो कोई और होते हैं, अब डिजाइनिंग में क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हमें डेडलाइन मीट करने के लिए रात को काम करना पड़ता है। ये सच है, चाहे कोई बिगनर डिजाइनर है, होता है, ये हमें भी कई बार रात को लगाने पड़ते हैं। हमें रात को काम करना पड़ता है।
अभी मैं जैसे अपने भाभी से बात करती हूँ या नॉन से, तो अगर उनके हस्बैंड किसी भी वजह से लेट आ रहे हैं तो दे आर अपसेट कि यार ऐसा क्या काम है, पूरा दिन तो काम करते हैं, बट एज अ डिजाइनर आप समझ पाते दूसरा पार्टनर समझते हैं कि हाँ क्लाइंट को डेडलाइन मीट सेम इंडस्ट्री होने का फायदा। हाँ डेडलाइन मीट करनी है तो देना ही पड़ेगा, वो समझता है। कुछ कॉन्स नहीं, एक और प्रो है जो इंटरेस्टिंग प्रो। ओके अगर फॉर एग्जांपल बच्चे हो जाए सेम फील्ड में तो दूसरा बंदा क्लाइंट की डेडलाइन मीट कर सकता है बच्चे संभाल के। ये भी है, सेम फील्ड होने से समझ मतलब ये कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच का और इजी हो गया है। राइट, ठीक है। तो कुछ कॉन्स जो आपको फेस करना पड़ा सेम इंडस्ट्री होने के, मतलब कौन तो पता कुछ भी नहीं है कौन सा? हाँ मतलब फॉर एग्जांपल मैम ने डिजाइन बनाया, आपको पसंद नहीं आ रहा क्योंकि आप भी डिजाइनर माइंडसेट से सोच रहे हो। यही बोल रहा हूँ। हाँ ये एक ऐसा हुआ है? ये कौन तो रहता है, ये तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन रहता ही है कि मतलब इन्होंने बनाया, इन्हें अच्छा लग रहा है, मुझे बनाया, मुझे ही अच्छा लग रहा है ना। दोनों वो तो सेम पेज पे लाना मेरे को लगता है अगर दोनों बंदे आर्टिस्ट हैं वो मुश्किल हो जाएगा, वो नॉर्मली मतलब ऐसे कौन से नहीं प्रोज ही है इसमें, क्योंकि सेम इंडस्ट्री से होने के फायदे हो जाते हैं। कई बार हमारी लड़ाई, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैंने रील बनाई इंस्टाग्राम पे, ऐसे इंस्टा का टेक्स्ट लिख के डाल देती हूँ। तो मुकेश, मतलब वैसे मैं बता दूं कि मैंने पहले मैं बीटेक कर रही थी, 1 महीना मैंने बीटेक किया, फिर मैं एनिमेशन में ड्रॉप करके एनिमेशन में गई जहाँ आई मेट मुकेश। तो मुझे मुकेश ने सिखाई है सारा डिजाइनिंग एंड ऑल। तो मुकेश मुझसे तो बहुत अच्छा डिजाइनर है। तो कभी ऐसा हुआ है कि उनके डिजाइन को आपने रिजेक्ट कर दिया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं आपने किया इनके डिजाइन को रिजेक्ट? हाँ बहुत बार। मेरे को लड़ाई क्या होती है, जैसे ना मैं रील्स बनाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट लिखना इंस्टा का डिफॉल्ट टेक्स्ट लिख देती हूँ। तो कई बार या ट्यूटोरियल भी बना रही हूँ तो मेरे को टूल सिखाना होता है, मैं टूल सिखा देती हूँ। फिर ये बोलते हैं कि यार क्या टूल सिखाया तो तुम अच्छे डिजाइन पे सिखा देती, साथ साथ अच्छा डिजाइन बनाती है, क्या कैसा टेक्स्ट लिखा है इंस्टाग्राम पे, इंस्टा पे भी नया फॉन्ट आ गया, मतलब थोड़ा मैनुअल करके डिजाइन डालो तो ऐसा रहता है। तो डिजाइनिंग का रहता है थोड़ा सा ऐसे लड़ाई हो जाती है थोड़ी, बट ठीक है, इतना तो चलता है। हाँ, इसमें एक बेनिफिट और है, जैसे अभी बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में, मतलब कपल इधर उधर हो रखे हैं, तो इस केस में आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान रहे हो कि कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये भी एक मतलब प्रोज हो सकता है इस इंडस्ट्री में सेम होने का। बाकी क्लाइंट से हम मिलने तो मुझे लगता है कभी गए नहीं इतना, क्लाइंट से आए हैं आपके पास मोस्टली। ठीक है, हमारा क्वेश्चन तो सारा मेरा एक और क्वेश्चन आ गया, सबसे इंटरेस्टिंग क्लाइंट या मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड कोई रहा है? क्योंकि मुझे एक याद आ गया। आप मेरे से पूछ रही है, मैं आपसे पूछ लूँ? मैं आपसे पूछ रही हूँ, फिर आप मुझसे पूछ लो। क्या क्वेश्चन था? कि ऐसे जैसे ना हम क्लाइंट से मिलते हैं, उनके बिजनेस को समझते हैं, तो हमें भी नॉलेज मिलती है काफी। कभी ऐसा हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड कि यार ये चीज भी होती है, ये नहीं हमें पता। ये रियल एस्टेट में आके हमारे साथ हुआ था, मतलब हमें तो कोई नॉलेज नहीं था क्योंकि हम रियल एस्टेट तो कभी हमने किया ही नहीं था, बट हमें पैसों का भी पता चला, जो सेम पैसा नॉर्मल इंडस्ट्री में मिल रहा होता है उसका 4x मिलता है हमें रियल एस्टेट में। वो तो पैसे मिल रहे हैं, मतलब बिजनेस के अंदर का कुछ देखा हो, पता चला हो, जैसे वर्क कैसे कर रहा है इंडस्ट्री इस वे में। हाँ, रियल एस्टेट में ये चीज़ भी हमारे साथ हुआ है, जैसे उनका मार्केटिंग बहुत ही डिफरेंट है। सिंपल जो लोग मार्केट कर रहे होते हैं उनका क्या है कि सोशल मीडिया कर रहे हैं या तो प्रिंट मीडिया कर रहे हैं, बट रियल एस्टेट बहुत सारे रिसोर्सेज में मार्केटिंग कर रहा होता है, वो ऑफलाइन ब्रोशर्स भी दिखा रहा होता है रोड पे, तो बहुत कुछ उसका मार्केटिंग का जो वे है वो डिफरेंट है। नहीं, मैं बताती हूँ, जैसे हमारे पास एक क्लाइंट आए थे बिहांस से देख के, सिस प्रोसिक्योर। वो कैश लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, मतलब आपने बहुत बार गाड़ी भी देखी होगी रास्ते में, सिस का लोगो लगा होता है, येलो कलर की पीछे बीजी है। हाँ, सिस प्रोसिक्योर, SIS। हाँ, देखा है। तो हमें नहीं पता था कि ऐसी कोई कंपनी भी होती है जो कैश मैनेज करती है। अब जनरली हम कोई भी कंपनी लगा ले तो उनके होते हैं प्रोडक्ट्स, लॉजिस्टिक में हुआ है ये, मैं थोड़ा वो बताऊंगा, कैश लॉजिस्टिक्स। तो वो ATM में पैसे करना ये सब, और सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना ये सब। तो हमारे पास प्रोजेक्ट था, उनकी फोटोग्राफी करनी है। अब सोचो, जनरली हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं, किसी कंपनी में गए, उनके प्रोडक्ट्स लिए, ज्वेलरी का तो ज्वेलरी के प्रोडक्ट, और वहाँ पे उनका प्रोडक्ट है पैसा। तो भाई ट्रॉलीज में पैसा जा रहा है, ट्रॉलीज में आ रहा है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था हमारे लिए। हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट राहुल जो हमने ऐसा, हाँ, कौन सा इंडस्ट्री था ऐसा, कौन सा क्लाइंट? हाँ, फ्रोजन फूड, बट वो भी कॉमन है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लाइंट आया था हमारे पास, फ्रिज भी करके, उनका ब्रांडिंग भी हमने किया था, मार्केटिंग, वेबसाइट, सब कुछ हम कर रहे थे। तो ये पहली बार ऐसा था कि जैसे अब ये इंडियन थे, अब इनको वहाँ पे फ्रोजन फूड, दाल मखनी, राजमा चावल, छोले चावल बेचना था, बट फ्रोजन। तो वो बहुत ही अच्छा, ऐसा भी दिख रहा है फॉरेन में, वो हमें वहाँ से पता चला था। तो उसका रिसर्च भी अलग था क्योंकि इंडिया में इतना फ्रोजन फूड का तो है नहीं यहाँ पे कोई सिस्टम, 1-2 कंपनी कर रही है, टाटा वाटा, तो हमने उससे काफ़ी रिसर्च किया था, तब जाके हमको उस इंडस्ट्री के बारे में पता चला था कि फॉरेन में जो इंडियंस रह रहे हैं, अच्छा, वो इंडियन फूड के लिए ये सब भी कर रहा है और ये मार्केट इतना बड़ा है।
तो ये हमें उनसे पता चला था ब्रांड Right. के थ्रू। थैंक यू सो मच भाई, बहुत मजा आया। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जेन्युइन अच्छी कॉन्वर्सेशन होगी, फन होगी। मुझे भी नहीं, मैं तो सोच रहा था क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट पॉडकास्ट है तो मैं भी थोड़ा नर्वस था क्योंकि आप मेरे सीनियर हो, बट इतना बढ़िया स्मूथ रहेगा मुझे भी नहीं नहीं थैंक यू भाई, थैंक यू, सच में मजा आया। मजा आया मजा तो मेरे को, मुझे भी आया, मेरे को no doubt। पर्सनली वैसे ज्यादा मजा आता है जब डिजाइनिंग पे बात करते हैं ना। हाँ। मेरे को ना कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम इसी इंडस्ट्री से हैं, हमें नॉलेज है, आपको और आप जनरली expert हो। मैंने ना पर्सनली जिया है। हाँ, वही बात है, आपने तो इस इंडस्ट्री को जिया है आपको देख के हम जी रहे हैं। डन है, थैंक यू अरे सो मच। वेलकम वेलकम। I hope you guys found this episode helpful. For more episodes like this, do subscribe our channel. And if you have any specific questions about design or design industry, do let us know in comments so that we can ask that from our next guest in this series of graphic design podcast. Thank you. I'll see you in next episode with another guest, another topic. Bye.